सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। गुड इवनिंग सभी को। सिमरन, रोमन, अभिषेक, अंजलि, निर्मल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अगर मैं पॉलिटी में बोलूँ कि जिसे क्वेश्चंस आने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं वो एक चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार हो गया आपका। फंडामेंटल ड्यूटी जो अगला चैप्टर है, थोड़ा बहुत डीपीएसपी भी इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद जो है आपका पार्लियामेंट चैप्टर। क्या जो सर अभी हमने पढ़ा वो इंपॉर्टेंट नहीं था? मैंने आपको कुछ ऐसा पढ़ा ही नहीं जो इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, जैसे सिटीजनशिप उतना ज़्यादा नहीं पढ़ाया क्योंकि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन जो फंडामेंटल राइट चैप्टर है इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सबसे ज़्यादा अगर मैं कोई एक चैप्टर इंपॉर्टेंट बोलूँ तो वो है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर सेंड टू दी इंग्लिश पीडीएफ मतलब। तो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन की बुक बनाई थी पहले, फिर हमने प्रियम्बल और सोर्सेज वगैरह देखे थे, शेड्यूल्स देखे थे। फिर कल हम लोगों ने पार्ट 1 यानी चैप्टर 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था। और वो क्या था? वो था यूनियन एंड टेरिटरीज। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज यानी संघ व उसके राज्य क्षेत्र पढ़े थे हम लोगों ने पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। और वो कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक थे, जल्दी से बताइए कमेंट में। तो उसकी अगर हम बात करें, आर्टिकल, एक सेकंड रुकेगा। तो उसकी अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 1 से लेके 4 तक था। ठीक है, अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। फिर अगर हम बात करें, पार्ट 2 भी हमने कल ही पढ़ा था। वो किससे डील कर रहा था? वो डील कर रहा था सिटीजनशिप से यानी कि नागरिकता से। और ये कहाँ, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक था? 4 से यहाँ तक खत्म हो गया था, देन यहाँ से स्टार्ट होगा। आप ऐसे पेज नंबर टाइप समझ सकते हो। ठीक है, आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक कि चौथे पेज के बाद ऑब्वियस सी बात है 5 वहीं स्टार्ट होगा। तो ये हमने देख लिया था, ये सारी चीज़ें देख ली थी कि 1 2 3 में सब क्या था, 4 में क्या था। देन 5 to 11 वाले तो उतने इंपॉर्टेंट थे नहीं। बस हमें ये पता होने की ज़रूरत थी कि भाई पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है और सिंगल सिटीजनशिप ने यूके से लिए, सारी चीज़ें देखी थी। फंडामेंटल राइट्स अब अगला वाला पार्ट होगा, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आज के लेक्चर में, जो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक होगा। 11 यहाँ पे ख़त्म हुआ है। ठीक है, ये जहाँ पे भी हम मैं ये फंडामेंटल राइट्स को शॉर्ट में FR लिखूंगा। ठीक है, तो 11 पे ख़त्म होके ऑब्वियस से बात है 12 पे चालू होगा। तो 12 से लेके 35 तक है, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक के बारे में हमें इसके बारे में पढ़ना है। फंडामेंटल राइट्स, अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो ये बोरो कहाँ से किए हैं ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जरा आप बताइए कमेंट में, इनको हमने कहाँ से बोरो किया है, यानी हमारा सोर्स क्या है। तो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सोर्स है, यानी अमेरिका से हम लोगों ने हमने इनको बोरो किया है। अमेरिका में रहते थे या फिर रहते हैं बिल ऑफ राइट्स। अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स एग्जिस्ट करते थे, तो वहाँ से इंस्पायर होकर हमने इनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा। लेकिन अगर हम सबसे पहले बोलें कि फंडामेंटल राइट्स का ओरिजिन कहाँ पे हुआ, तो इनको एज अ मैग्ना कार्टा इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटेन में सबसे पहले, यूके में, दैट इज़ यूनाइटेड किंगडम में। ये एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं, जो रिच क्लास होता था उसको कुछ सर्टेन राइट्स दे दिए गए थे। मैंने आपको पहले बताया था कुछ सर्टेन राइट्स दे दिए गए थे और वही फिर आगे कंटिन्यू रहे। तो वही राइट्स जो हैं बाद में इस तरह से हमारे फंडामेंटल राइट्स का रूप लिए। ठीक है, सबसे पहले इसका ओरिजिन यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में हुआ था एज अ मैग्ना कार्टा, और हमने यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से इसको इंस्पिरेशन लेके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने। क्लियर? अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और कितने हैं। तो मौलिक अधिकारों की बात करें तो हमें कुछ अधिकार प्राप्त हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक सही सोसाइटी बनानी है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मान लें कि अगर ये ना हो तो क्या हो, जैसे कि कई सारी चीज़ें होती है ना कि हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लें अभी हम आपको बोल दें कि आपकी आँखें भगवान न करे ख़राब हो जाए, ठीक है, आपकी आँखें निकाल लें, तब आपको असली वैल्यू पता चलेगी कि आँखों की वैल्यू क्या थी। अभी तो ऐसे ही फॉर ग्रांटेड लेते होगे आप। बहुत सारी चीज़ें हमारे लाइफ में जब हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनमें से एक फंडामेंटल राइट भी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स डाल के गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर ये ना होते तो क्या होता, इमेजिन करो। जो सरकार है वो आपके साथ क्या क्या करती, जो रिच क्लास है वो आपके साथ क्या क्या करता, जो दबदबे में है जिसके पास पावर है वो आपके साथ क्या क्या करता। अतीक अहमद और ये सब आपने नाम सुने होंगे। फंडामेंटल राइट्स होने के बावजूद भी, कोर्ट्स होने के बावजूद भी ये सब इतना करते थे। ठीक है, समझ रहे हो आप? और अगर ना हो फंडामेंटल राइट्स तो फिर वो सब अतीक अहमद तो छोड़ा, गवर्नमेंट ही क्या हल करेगी वो आपको पता है। ठीक है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो।
तो मौलिक अधिकार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितने मौलिक अधिकार है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? अभी तो प्रेजेंट टाइम में जो 6 गोले आप देख पा रहे हैं, 6-7 गोले हैं, ठीक है, लेकिन ये तो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार, ये तो टोटल 6 यहाँ पे सर्कल्स हैं। और ये जो हर सर्कल में जो लिखा हुआ है वो एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ओरिजिनली, ठीक है, यानी कि जब हमारा संविधान बना था, ओरिजिनली जब मैं बोलता हूँ तो आप समझ जाते हैं 26 नवंबर 1949 की मैं बात कर रहा हूँ। तो ओरिजिनली अगर हम बात करें तो टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स है, 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन अगर मैं बात करूँ एट प्रेजेंट, यानी मौजूदा समय में कितने अधिकार हैं, तो उसका उत्तर होगा 6। और ये एक कौन हटा? तो ये एक हटा है हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको कि हम संपत्ति का अधिकार बोलते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो 2 जगह था ये, आर्टिकल नंबर 31 अनुच्छेद 31 में डला हुआ था और आर्टिकल नंबर 19F में डला हुआ था। यहाँ से हमने इसको हटा दिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी हम कोई चीज़ ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं, तो उसके लिए हमें करना पड़ता है अमेंडमेंट। तो इसमें इसके लिए भी किया गया था अमेंडमेंट, एंड दैट वाज 44 नंबर का अमेंडमेंट, 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था, 1978 ने। इस अमेंडमेंट ने क्या किया कि राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकारों वाली लिस्ट से हटा के इसको डाल दिया आर्टिकल नंबर 300A, अनुच्छेद 300 का, यानी कि ये पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से हट गया है। और अगर आपको फंडामेंटल राइट बनना है, मौलिक अधिकार, तो आपको पार्ट 3 में रहना पड़ेगा, और तभी सब कोई आपकी इज्जत करेगा। आपको कौन इज्जत करेगा, क्यों इज्जत करेगा, भी हम देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स अगर हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये बात पता थी कि इनको प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि इन पे कोई ज़्यादा जल्दी हाथ ना लगा पाए, ठीक है। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने फंडामेंटल राइट्स को बहुत ही सिक्योर बनाया, और कैसे बनाया वो हम देखेंगे। तो ये इनको पार्ट 3 से हटा दिया गया। अब ये लीगल राइट, यानी कि अब इसको फुल इज्जत नहीं चाहिए, फुल इज्जत मिलेगी भी नहीं, ठीक है, क्योंकि अब ये एक लीगल राइट हो चुका है, एक विधिक अधिकार हो चुका है, कानूनी अधिकार हो चुका है। क्लियर है? क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कौन से अमेंडमेंट से हटाया गया? 44th। कहाँ है? 300A में। किस तरह का राइट है? अभी लीगल राइट है, ठीक है। यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर होगा। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे अदर ये फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं, तो कौन कौन से। सबसे पहले अगर हम बात करें, मैंने आपको बोला कि आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक में, 12 से लेके 35 तक में क्या दिया हुआ है? मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। राइट टू इक्वलिटी, जो समानता का अधिकार है, हमारा पहला राइट है। 14 से लेके 18 तक जो आर्टिकल्स हैं वो इसको लेके डील करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। 18 खत्म हो गया, फिर क्या चालू हो गया? 19 से लेके 22 तक राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है। यहाँ पे समानता का अधिकार, यहाँ स्वतंत्रता का अधिकार। 22 खत्म हो गया, देन 23 और 24 जो हमें देते हैं, 23 और 24 देते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 25 से लेके 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, 28 खत्म हो गया, 29 से 30, ये हमें क्या देते हैं? सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। और आखिरी हमारा आर्टिकल नंबर 32, बिकॉज 31 तो जा चुका है, अब ये है 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि हम बोल सकते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर? तो 7 थे, अभी 6 हैं, क्योंकि एक जा चुका है। अब थोड़े से इसके बेसिक्स समझ लेते हैं। बेसिक्स इन दी सेंस कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं कितने पावरफुल हैं, ये वो थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसको लेके ना हमारे पार्लियामेंट और जुडिशरी आप समझते हैं ना, मैंने आपको 3 विंग्स बताए थे डेमोक्रेसी के। 3 विंग्स क्या बताए थे डेमोक्रेसी के, फिर 3 पिलर्स क्या बताए थे? एक मैंने बताया था लेजिस्लेचर, विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जुडिशरी न्यायपालिका। ये कानून बनाती है, ये उसको एग्जीक्यूट करती है, इंप्लीमेंट करती है, और ये उस पर एक तरह से हम बोल सकते हैं कि उसको रिव्यू करने का काम करती है, पहला। दूसरा कि उसको सही तरह से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उसको देखने का काम करती है। तो जुडिशरी जो है, और इसके बीच में हमेशा लड़ाई चलती रही। जुडिशरी क्या लेके बैठा था? जुडिशरी बोल रहा था कि तुम फंडामेंटल राइट्स ये लेके बैठा हुआ था, मौलिक अधिकारों को लेके, कि मौलिक अधिकार को तुम नहीं छू सकते हो। ये क्या था? इसको, क्योंकि ये सरकार एक तरह से ऐसा समझ लो, बट एक्चुअल टर्म्स में तो सरकार ये है, लेकिन अभी के लिए मान लो ये सरकार है, सरकारी है अगर हम देखें। तो इन लोगों को मौलिक अधिकार बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि मौलिक अधिकार जो है इनके रास्ते में अड़ंगा बन जाते हैं, इनके रास्ते में थोड़ा सा जो है अड़ंगा क्रिएट कर देते हैं। तो इसलिए इनके बीच में डिस्प्यूट चलता रहा। उस डिस्प्यूट को अगली क्लास, मंडे वाली जो क्लास होगी, जब हम DPSP करेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो वहाँ पे उसको देखेंगे, ठीक है। तो काफ़ी सारे वो चलते रहे। तो अब इसको लेके फाइनली जो हमें ये याद रखना है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। पहली बात तो ये फर्स्ट थिंग है, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि लिमिटलेस,
लिमिटलेस तो आप समझते हैं ना कि जिनकी कोई लिमिट नहीं है, तो वो हम बोल देते हैं कि वो एब्सोल्यूट है। तो हमारे जो संविधान, ये जो मौलिक अधिकार हैं वो क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि इनमें लिमिट लगी हुई है। अब कैसी लिमिट है वो हम आगे देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी बोलने का अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप कुछ भी किसी को गाली गलौज भी दे देंगे। तो फंडामेंटल राइट्स और नॉट एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट नहीं है। दूसरी चीज़, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सैंक्रोसैंक्ट और परमानेंट। सैंक्रोसैंक्ट और परमानेंट। सैंक्रोसैंक्ट का मतलब होता है पवित्र, और परमानेंट का मतलब ये होता है कि हमेशा के लिए। टेम्परेरी होता है कि थोड़े टाइम के लिए। इस लाइन का ये मतलब है, सैंक्रोसैंक्ट का मतलब पवित्र होता है जिस पे कोई हाथ नहीं लगा सकता है। अब इस पे कौन हाथ लगा सकता है, क्योंकि ये लिखा हुआ है नॉट सैंक्रोसैंक्ट, पार्लियामेंट। यानी कि ये चीज़ ये बोली जा रही है कि आपके फंडामेंटल राइट्स को चेंज भी किया जा सकता है, सस्पेंड भी किया जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी जब लगती है ना, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, तो आपके फंडामेंटल राइट्स को जो है, एक्चुअली में फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड नहीं किया जाता है। आप कोर्ट नहीं जा सकते अगर मैं एकदम लिटरल मीनिंग में जाऊं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। लेकिन अभी के लिए ऐसे समझ लो कि आपके मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं अगर लगा हो राष्ट्रीय आपातकाल, और अगर लगा हो मार्शियल लॉ। अब ये मार्शियल लॉ क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अगर मार्शल लॉ लगा हो तो भी, यानी कि सिंपल ऐसे समझ लो मिलिट्री रूल, यानी कि मिलिट्री का शासन लगा हो, तो भी आपके मौलिक अधिकार को सस्पेंड किया जा सकता है। तो इसलिए ये ना तो परमानेंट है, ना तो सैंक्रोसैंक्ट है, और ना ही एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब ये ऐसा नहीं कि लिमिटलेस है, इनमें लिमिट है। वो क्या लिमिट है हम देखेंगे अभी आगे। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार 12 से शुरू होकर 35 तक जाते हैं। 31 का मैंने नहीं बताया, वो चलता है क्योंकि मैंने बता दिया 31 में पहले राइट टू प्रॉपर्टी पड़ा हुआ था, तो वो हट गया है। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की, मैंने 12 और 13 स्किप कर दिया, 12 एंड 13 नंबर आर्टिकल, बिकॉज इनमें फंडामेंटल राइट एक्चुअल में नहीं है। तो फिर क्या है, आर्टिकल नंबर 12 जो है ये स्टेट को डिफाइन करता है। मतलब स्टेट का मतलब आप क्या जानते हो, यूपी, एमपी, बिहार। लेकिन एक्चुअल में ये जहाँ भी फंडामेंटल राइट्स हमारे लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ पे बहुत सारी जगहों में स्टेट वर्ड का यूज़ किया गया है। तो पहले ही आप आर्टिकल नंबर 14 से फंडामेंटल राइट्स पढ़ना चालू करें, इसलिए पहले ही उन्होंने बता दिया है कि जहाँ जहाँ आप स्टेट देखोगे उस स्टेट का मतलब क्या है। और इन्होंने मतलब बताते ये हुए ये लिखा है कि इसका मतलब यूपी एमपी ये सब मत समझ लेना। इसका मतलब है कि हमारी देश का जो पार्लियामेंट है, वो यूपी एमपी तो है ही है, वो भी एक पार्ट है। पार्लियामेंट हो गई, हमारी गवर्नमेंट हो गई प्रेजेंट, ठीक है। और हमारा ये स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, राज्य का विधानमंडल, स्टेट की गवर्नमेंट हो गई, लोकल बॉडीज़ हो गई, पंचायत म्यूनिसिपैलिटी हो गई, LIC, ONGC, ये सब जो है ना, ये सब स्टेट के तहत आते हैं। तो सर हमें कितना याद रखना है, कौन कौन आता है स्टेट के अंदर? कुछ नहीं याद रखना है। जब ये क्वेश्चन आए ना कि कौन कौन आता है स्टेट के अंदर, तो एक ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, या फिर ऑल ऑफ द अबव, वही सही उत्तर है, ठीक। अनलेस एंड अनटिल कि आपको लगे कि ये स्टेट के अंदर तो हो ही नहीं सकता है। अभी तक तो मैंने कभी ना क्वेश्चन नहीं देखा, चाहे मतलब क्वेश्चन आया, मैं बोल रहा हूँ मैंने अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा, चाहे UPSC हो चाहे SSC, जिसमें ऑल ऑफ दीज आंसर ना हो, ठीक है। और ऑब्वियस बात है, बहुत इसका वाइड स्कोप है, जितना आप सोच सकते हैं सब कुछ है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑल ऑफ दीज लगाने की ज़रूरत है। आर्टिकल नंबर 13, लॉज इनकन्सिस्टेंट विद, हिंदी में बताने की तो ज़रूरत नहीं, राज्य, स्टेट का मतलब हो जाएगा राज्य, यानी राज्य की परिभाषा लिखी हुई है इसमें, ठीक है। आर्टिकल नंबर 13, अनुच्छेद नंबर 13, लॉज इनकन्सिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स शैल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा कानून है जो कि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जा रहा है, उसको जुडिशरी के पास, जुडिशरी का मतलब हमारे देश के जो कोर्ट हैं उनके पास ये पावर है कि उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब कि उसको बोल सकते हैं कि ख़त्म है, उसको नलीफाई कर सकते हैं। ये पावर है हमारी जुडिशरी के पास। लेकिन क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स दे देने का मतलब ये नहीं कि ठीक है आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, उसका कोई प्रिजर्वर भी तो होना चाहिए, कोई देख रेख भी तो वो दिया है हमारे जुडिशरी को ये पावर कि आप कोई भी अगर ऐसा कानून बनता है जो मौलिक अधिकार को का हनन करता है, तो जुडिशरी के पास पावर है कि उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। अब बात यहाँ पे आती लॉज का, यहाँ पे लॉज को भी डिफाइन किया गया कि लॉज का मतलब क्या है। तो लॉज का मतलब जितने भी परमानेंट लॉज होते हैं, ठीक है, जो जनरल लॉज बनते हैं, कुछ होते हैं टेम्प्रेरी लॉज बनते हैं जिनको हम बाई लॉज भी बोलते हैं, टेम्प्रेरी लॉज हो गए। हम जब प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है, यानी कि जब
संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि वो कोई लॉ बना सकता है, कानून बना सकता है। जो काम पार्लियामेंट का होता है वो प्रेसिडेंट कर सकता है कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में, तो उसको भी लॉ के तहत डील किया जाएगा। अब बात ये आती है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट होता है, संवैधानिक संशोधन, इसको लॉ नहीं डील किया जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन फेमस KBC केस बताया ना मैंने, हाँ कल हम लोगों ने देखा था, केशव नंदा भारती केस ऑफ 1973। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला कि देखिए अगर ठीक है आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लॉ डील नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर उसने बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान के मूल ढांचे को अगर कुछ उसने छेड़छाड़ करी, उसको टच किया बेसिक स्ट्रक्चर को, तो फिर हम उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। सर ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? मूल ढांचा, ऐसे समझ लो। ये संविधान में लिखी हुई कोई चीज़ नहीं, वैसे तो मैं आगे भी इसके बारे में बताऊंगा आपको, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो, ये संविधान में लिखी हुई चीज़ नहीं है, संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ। ये KBC जो केस हुआ था, इसी में जन्म लिया इसने, बेसिक स्ट्रक्चर ने, मूल ढांचे ने। जब मतलब एक तरह से समझ लो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिए एक ऐसा शस्त्र क्रिएट कर लिया है कि वो कभी फेल ही नहीं हो सकता है। कैसे? कुछ भी अगर कल को पार्लियामेंट पता है बोलेगा कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ये तो हो सकता है, तो वही तो हम कर रहे हैं, बोलेगा नहीं नहीं नहीं, आज से हम इस चीज़ को बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड करते हैं, और फिर बेसिक स्ट्रक्चर को तो हम छू नहीं सकते हो, याद करो 1973, इसलिए तुम ये नहीं कर सकते हो। तो KBC केस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिए बहुत अच्छा एक शस्त्र क्रिएट कर लिया है। कुछ भी अगर उसको लगा कि हमारा जुडिशरी बहुत अच्छा है, ठीक है, आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अगर ये जुडिशरी ना हो ना तो हमारी गवर्नमेंट्स ऐसी तैसी कर दें हम लोगों की। तो क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई हैं, बिकॉज पहले जब हमारे फोर फादर्स बना के गए थे कॉन्स्टिट्यूशन, तो तब वो चीज़ उनको नहीं पता थी। धीरे धीरे टाइम चेंज होता रहता है ना, तो वो चीज़ जो है उसका फ़ायदा कई बार गवर्नमेंट उठा लेती हैं, तो इसलिए जुडिशरी हमारा बैठा रहता है ताकि गवर्नमेंट फालतू में कोई चीज़ ना कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 14 पे आते हैं। तो अब एक्चुअल जो राइट्स हैं वो यहाँ से हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ से कौन सा राइट स्टार्ट हो रहा है? राइट, अच्छा ये बताइए कि यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है, पहले ये बता दीजिए, देन मैं आगे बढ़ता हूँ। किसी का यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, देन आगे बढ़ते हैं। किसी का यहाँ तक कोई डाउट? यस सर, ठीक है, रोमन पार्क, ठीक है, क्लास 4 का PDF नहीं डला, ओके, मिल जाएगा आपको आज, है ना, अभी रोमन मिल जाएगा, ठीक है, ओके ओके, नो डाउट। एडॉक कमेटी ऑन, सर आपने कल अच्छा अपने फर्स्ट क्लास में एडॉक नेशनल फ्लैग कमेटी का चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद बोला है, जो कि बुक में नेहरू लिखा है। दूसरी की नेशनल सॉन्ग एंड एंथम सेम डेट 24 आपने बोला है। हाँ तो 24 जनवरी 1950 ही है, और राजेंद्र प्रसाद ही उसका एडॉक कमेटी ऑफ नेशनल फ्लैग, बिल्कुल सही मैंने बोला है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप कौन सी बुक को आप रेफर कर रहे हैं मुझे नहीं पता है, ठीक है। एडॉक कमेटी ऑफ नेशनल फ्लैग जो है वो राजेंद्र प्रसाद ही उसके हेड थे, ठीक है। खैर बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 14 पे। तो आर्टिकल नंबर 14 दो चीज़ें बोलता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यानी कि विधि के विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। मतलब दोनों तो सिमिलर साउंड हो रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर तो साउंड हो रहे हैं, लेकिन सेम नहीं है। इक्वालिटी बिफोर लॉ अगर बात करें तो ये कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया है, और ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि कानून के सामने सभी समान हैं, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, इक्वल, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, यानी कि कोई कानून से ऊपर नहीं है। नहीं इज अ नेगेटिव, इसलिए ये नेगेटिव राइट है, समझ रहे हैं आप, यानी कोई भी कानून से बड़ा नहीं है, और कानून के सामने सभी समान है। आपने देखा होगा वो कौन है, वो जस्टिस की देवी कही जाती है, उनकी आँख में पट्टी बंधी होती है ना, जो आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में भी, कोर्ट के अंदर वो जस्टिस की जो देवी होती हैं वो यहाँ पे होती हैं और उनकी आँखों में पट्टी बंधी होती है, और हम बोलते हैं कानून अंधा है। अरे भाई कानून अंधा नहीं, वो पट्टी का मतलब ये होता है जो बंधी होती है, इसका मतलब ये होता है कि कानून के सामने सभी समान है, ना कि कानून अंधा है, ठीक है। कानून देख सकता है मन की आंखों से, बस ये है कि वो उसके सामने आप सभी समान हैं, चाहे आप गरीब हो अमीर हो, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उसको सिर्फ फैक्ट, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस का मतलब क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस का मतलब ये है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। पहली बात तो ये हमने USA से कॉन्सेप्ट लिया है, एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। ये है लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, मतलब शुड बी ट्रीटेड अलाइक, मतलब इसका ये है कि जैसे आप सभी को पता है कि रिजर्वेशन का सिस्टम चलता है, ठीक है, आप चाहे कितना भी कुछ कर लो लेकिन रिजर्वेशन का कुछ हुआ क्यों नहीं हुआ?
क्यों कि और गवर्नमेंट का क्या लॉजिक है रिजर्वेशन में, फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे मतलब उसके बारे में भी रिजर्वेशन के बारे में लिखा हुआ है, तो क्या लॉजिक क्या है जिसको लेके अभी तक आज तक चला आ रहा है ये हमारा रिजर्वेशन, क्यों? इसका रीज़न ये है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप बोले हैं कि ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप बी है, इसको आप रिजर्वेशन देते हैं, हम ग्रुप ए से हमको क्यों रिजर्वेशन नहीं देते हैं? क्योंकि जो ग्रुप है, ग्रुप बी है, ये पहले से ही डिसएडवांटेज्ड पोजीशन पे रहा है, इसके पहले से ही प्रताड़ना हुई है, तो इसलिए तुम में और इनमें भेदभाव हो सकता है, लेकिन विद इन द ग्रुप भेदभाव नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल एक एससी कम्युनिटी का बंदा और दूसरा भी एससी है, उनके बीच में भेदभाव नहीं हो सकता है। जनरल का है, दूसरा भी जनरल का है, उनके बीच में भेदभाव नहीं हो सकता है। सिमिलरली कल को ये अब अंबानी और अडानी ये नहीं बोल सकते हैं कि हमें भी दो रुपये किलो मतलब गेहूँ चाहिए, 3 रुपये किलो में चावल चाहिए, ठीक है, जो कोटे का आता है वो हमें भी चाहिए, तो नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिनको दिया जा रहा है वो डिसएडवांटेज्ड पोजीशन पे है अंत्योदय स्कीम के तहत, ठीक है, गरीब लोगों को। तो ये मतलब होता है लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। सर फिर से समझा दीजिए। नहीं समझाएंगे, बस रट्टा मारो जिंदाबाद। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, दो चीज़ें बस ध्यान रख लो, ठीक है। ये समझ में आया तो ठीक, ना समझ में आया तो भी ठीक, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ अगर बात करें तो इसको हम रूल ऑफ लॉ भी बोल देते हैं, कानून का नियम। और कभी ये क्वेश्चन पता नहीं, आई थिंक एक बार पूछा गया एसएससी में अभी लेटेस्ट में ही, ये रूल ऑफ लॉ को कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये एक थे ब्रिटिशर एवी डाइसी करके, ध्यान रखना एवी डाइसी करके थे, उन्होंने रूल ऑफ लॉ को कॉन्सेप्ट दिया था। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, ध्यान रखिए अभी हम राइट टू इक्वालिटी समानता का अधिकार ही पढ़ रहे हैं। 14 में देखा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। आर्टिकल 15 बोलता है क्या? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, यानी कि भेदभाव नहीं हो सकता है इन ग्राउंड्स पे, धर्म, ठीक है, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इन इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? धर्म हो गया आपका, और मूल वंश हो जाएगा, ये आपका जाति हो जाएगा, लिंग हो जाएगा और जन्म स्थान। इसके आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है। ये ओवरऑल हमारा आर्टिकल 15 है। CGL 2023 में क्वेश्चन पूछा गया कि आप सिनेमा हॉल में गए हैं, ठीक है, वहाँ पे आपने बगल में देखा कि आपकी मेड भी बैठी हुई, आपके जो घर में काम करती है, आपका ईगो हर्ट हो गया और आपने उसको बोला निकल लो यहाँ से, तो उस मेड के पास कौन सा फंडामेंटल राइट अवेलेबल है? तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, जो कि सिनेमा हॉल में आता है। तो यानी कि यहाँ पे भी आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। यूज़ ऑफ वेल, पहले के टाइम पे क्या होता था कि भाई कुएं से पानी जब मतलब एक तरह से ब्राह्मण और क्षत्रिय निकाल लेंगे तब नीचे वाली जो कास्ट है शूद्र वो निकाल सकते हैं। तो यूज़ ऑफ वेल, टैंक, बाथिंग आर्ट, रोड, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रेस्टोरेंट, ये सब जो है आर्टिकल 15 के तहत कवर्ड है कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। तो इससे आपको एक चीज़ और सीखनी है, वो एक चीज़ ये है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, दे आर नॉट ओनली प्रोवाइडेड अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ स्टेट बट ऑल्सो प्रोवाइडेड अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ इंडिविजुअल। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मौलिक अधिकार सिर्फ राज्य के विरुद्ध ही हमें प्रोवाइडेड नहीं है, कि जैसे कि गवर्नमेंट हमारे खिलाफ ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। अब आर्टिकल 15 में तो कुएं में स्टेट थोड़ी ना, गवर्नमेंट थोड़ी ना खड़ी है कि जो तुमको मना कर रही है, कि भेदभाव कर रही है, छुआछूत कर रही है तुमसे। सिंपल, वो कौन कर रहे हैं? वो आपस के समाज के लोग ही कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके खिलाफ भी ये फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड हैं। क्लियर? आर्टिकल 16 पे आते हैं। अनुच्छेद 16 बोलता है प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट इन एनी गवर्नमेंट ऑफिस, यानी लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के बारे में डिस्कस करता है ये, कि अगर कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि भाई गवर्नमेंट की नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है, तो गवर्नमेंट जॉब में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं हो सकता। मुझे पता है आपका क्वेश्चन तुरंत निकल के आएगा, रिजर्वेशन फिर क्यों होता है? तो आर्टिकल नंबर 16 सब क्लॉज 4 में लिखा हुआ है कि जो डिसएडवांटेज लोग हैं उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो रिजर्वेशन का जो लॉजिक है वो आर्टिकल नंबर 16 सब क्लॉज 4 से निकल के आता है। सेकेंड बात है 1978 की, मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक कमीशन बिठाया जिसको बोलते हैं मंडल कमीशन, जो कि सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन है। ये जो बैकवर्ड क्लास हमारी कम्युनिटी होती है, जिनको हम ओबीसीज बोलते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो उनको अभी तक उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता था। वीपी सिंह नहीं, मोरारजी देसाई ने ये कमीशन बनाया, मंडल करके एक हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उस समय के, तो इनके चेयरमैनशिप पे ये बना, ठीक है, 1978 के टाइम पे। तो और लेकिन एक्चुअली में 1979 में जाके फॉर्म हुई थी, ठीक है। तो जब कमीशन बनाया तो इसके रिकमेंडेशन कुछ ऐसे थे कि 27% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए ओबीसीज को,
प्लस इसने बोला कि जो EWS हैं, जो मतलब जो अभी आपको पता है ना 10% रिजर्वेशन है जनरल कैटेगरी के जो EWS हैं, जो बिलोंग करते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इतना तो सबको पता होगा। तो इस पर्टिकुलर कमीशन के रिकमेंडेशन को 1991 में, उस समय नहीं, मोरारजी देसाई के समय नहीं, कमीशन बनाया था उन्होंने, बस रिकमेंडेशन भी दे दिया, लेकिन 1991 में VP सिंह की गवर्नमेंट आती है। इन्होंने बोला कि बैकवर्ड क्लासेस को 27% रिजर्वेशन देंगे और जो EWS है, EWS को हम 10% रिजर्वेशन देंगे। एक केस हुआ और उस केस का नाम है फेमस मंडल केस, या फिर उसको हम बोलते हैं इंदिरा साहनी केस। ठीक है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ठीक है 27% जो आपने रिजर्वेशन दिया बैकवर्ड क्लासेस को, इसको हम अपहेल्ड करते हैं। अपहेल्ड का मतलब है कि हम मान लेते हैं, स्वीकारते हैं, लेकिन जो आपने 10% रिजर्वेशन दिया EWS को, ये हम नहीं स्वीकारते हैं। तो इसलिए तब नहीं आ पाया था। और इसने ये भी बोला था कि जो रिजर्वेशन है ये सिर्फ सीमित रहेगा अपॉइंटमेंट तक, प्रमोशन में नहीं दिया जाएगा, ऐसा इसमें जो है आर्टिकल नंबर 6 इंदिरा साहनी केस में जो है बोला गया था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आर्टिकल 16 में क्या है कि प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन, और किस इसमें भी ग्राउंड्स हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ ना कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और ध्यान रखना यहाँ पे ओनली वर्ड भी लिखा हुआ है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा एक्चुअल बुक है उसमें अगर आप देखोगे तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन दीज ग्राउंड। ओनली का मतलब क्या है कि बाकी किसी और ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है। प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, जो उसमें लिखे हुए हैं, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, एंड एक एक्स्ट्रा है एंड दैट इज डिसेंसी। व्हाट इज डिसेंसी क्या है? तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इसको निवास स्थान के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि किसी और ग्राउंड पे हो सकता है। तो गवर्नमेंट किस ग्राउंड पे ये रिजर्वेशन देती है, डिस्क्रिमिनेशन करती है कि भाई पहले से ही ये लोग बैकवर्ड थे, उस ग्राउंड पे देती है। ठीक है, रिजर्वेशन। तो आर्टिकल नंबर 16 जो है ये बोलता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है जब कोई गवर्नमेंट जॉब की बात आएगी। आर्टिकल नंबर 17 क्या बोलता है? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन। सिंपल, छुआछूत, अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी कि छुआछूत नहीं हो सकती है। सिंपल, ठीक है, बिकॉज बहुत पहले तो बहुत प्रेवलेंट थी। अब ये भी जो छुआछूत है, आप सिंपल लॉजिक लगाइए, ये गवर्नमेंट थोड़ी ना करेगी छुआछूत, गवर्नमेंट थोड़ी ना करती है, तो हम लोग आपस में ही करते हैं ना छुआछूत कि डोंट टच मी। तो अब तो खैर नहीं होता है, लेकिन पहले तो काफ़ी होता था गांव वगैरह में। तो ये स्टेट खासकर जो इंडिविजुअल एक्शन के खिलाफ ये जो हमें राइट मिला हुआ है। आर्टिकल नंबर 18 जो कि हमारा राइट टू इक्वालिटी, समानता के अधिकार के तहत आखिरी फंडामेंटल राइट है, दैट इज अबॉलिशन ऑफ टाइटल, यानी कि यहाँ पे स्टेट को प्रोहिबिट किया गया है। स्टेट का मतलब अभी आप समझ गए ना, आर्टिकल नंबर 12 में जो डिफाइंड है। तो स्टेट का मतलब ये है, मतलब स्टेट टाइटल नहीं दे सकता है। कौन से टाइटल? हेरिडिटरी टाइटल नहीं दे सकता है, जैसे कि महाराजा, राय बहादुर, खाने खाना, ये सारे जो हैं, खाना वाना, ये सब कोई टाइटल नहीं दे सकता है। कौन? स्टेट। लेकिन अगर एकेडमिक टाइटल है या फिर कोई इस तरह का मिलिट्री टाइटल है जहां पे किसी की स्किल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जैसे कि एकेडमिक एजुकेशन, जैसे कि डॉक्टर की डिग्री लगा, डॉक्टर का सब लोग लगाते हैं ना टाइटल, इंजीनियर का टाइटल लगाते हैं ना, तो ये क्यों लगाते हैं? आर्टिकल 18 के तहत तो प्रोहिबिटेड है, क्योंकि ये एक एकेडमिक टाइटल है। ये आपको अपने फादर या मदर से नहीं मिला है। ऐसा नहीं कि आपके पिता डॉक्टर थे तो इसलिए आप डॉक्टर लगा रहे हो, क्योंकि आपके पिता इंजीनियर थे तो इसलिए आप इंजीनियर, क्योंकि आपने उसको अचीव किया है अपनी मेहनत से। तो इसलिए हार्ड वर्क को एक तरह से रिकग्नाइज करने के लिए या फिर एक्सेलेंस को रिकग्नाइज करने के लिए ये जो टाइटल्स हैं वो एडमिटेड है, नहीं कि प्रोहिबिटेड नहीं है। तो टाइटल कोई ना तो हमारा स्टेट दे सकता है, और अगर कोई मान लो यहाँ फॉरेनर रह रहा है, विदेशी रह रहा है, तो उसको भी कोई विदेशी जो देश है, कोई भी देश है, वो भी उसको टाइटल नहीं दे सकती। और अगर देना है तो प्रेसिडेंट से पहले पूछना पड़ेगा तब। आर्टिकल नंबर जो मैंने आपको 14 आपको बताया, ये राइट टू इक्वलिटी जो भी हमने 14 से 18 तक देखा, ये राइट टू इक्वलिटी में कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद मैं अभी बता देता हूँ ऐसे मौखिक तौर पे ओरली, लेकिन हम लोग आगे देखेंगे। जैसे कि राष्ट्रपति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है जो सिविल मैटर्स हैं, ठीक है, जो क्रिमिनल मैटर्स हैं उसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक तरह से हम देख रहे हैं कि इनइक्वालिटी की जा रही, लेकिन एक अपवाद है, क्योंकि वो हमारे हेड ऑफ द कंट्री है भाई, राष्ट्रपति है वो। अगर उसके खिलाफ कुछ होगा, सोचिए उसके खिलाफ कोर्ट में उसको हथकड़ी पहन के उसको लिया जा रहा है, मतलब ले जाया जा रहा है, देश का कितना अपमान होगा। ऐसे जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद लोग, इनके खिलाफ भी जब
सेशन चल रहा होगा और सेशन चलने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है कोई सिविल मैटर्स पे। सिविल मैटर में अगर हम बात करें तो वो सिविल क्या होता है, क्रिमिनल क्या होता है, हम आगे देखेंगे। तो बट ये एक्सेप्शन है, वो सब हम आगे देखेंगे। इन लोगों को कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, यानी कि विशेष अधिकार मिले हुए हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल नंबर 19, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? राइट टू फ्रीडम। तो स्वतंत्रता का अधिकार अगर हम बात करें, दैट इज राइट टू फ्रीडम, वो आर्टिकल नंबर 19 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? वो जाता है 19 से लेके 22 तक, अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। अब अनुच्छेद 19 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 19 में टोटल 6 राइट्स मिले हुए हैं, 6 तरह के हमें डिफरेंट अधिकार मिले हुए हैं। क्या है वो? आपकी स्क्रीन पे है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू फॉर्म फ्रीली विदाउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू रिसाइड। ठीक है, और ये इसको हटा दिया गया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको हमने आर्टिकल नंबर 31 से हटाया और आर्टिकल 19 सब क्लॉज एफ जिसमें घुसा हुआ था इससे हटाया। तो जो हमारा अब 6th राइट है वो ये है, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, कोई भी धंधा करने का अधिकार। ये क्या है? कुछ भी बोलने का अधिकार। ये क्या है कि कुछ भी एक तरह से, चलो अभी उसको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आर्टिकल नंबर 19 आर प्रोवाइडेड विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि ये हमें उचित प्रतिबंध के साथ मिले हुए हैं। इस पर्टिकुलर फ्रेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है वही कि दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। मतलब ये है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि आप बोल सकते हैं, बोलने की आज़ादी है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हैं कि सारे मोदी चोर होते हैं तो फिर आपके खिलाफ डिफेमेशन केस लगेगा। आप किसी को गाली नहीं दे सकते हैं, आप किसी के खिलाफ कुछ ऐसा पोस्ट नहीं कर सकते हैं सोशल मीडिया पे जो उसकी छवि को ठेस पहुंचाएगा। हो गया क्या? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, यानी कि राइट आपको मिले हुए हैं लेकिन वो उसकी सीमा वहीं तक है जब तक किसी दूसरे के राइट ना हर्ट हो। राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, शांति के साथ आप इकट्ठा हो सकते हो, लेकिन अगर आपने कोशिश की कि 47 लेके इकट्ठा हो रहे हैं, बारूद गोले सब लेके, तो वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, आप कोई भी संगठन बना सकते हैं लेकिन खालिस्तान जैसा नहीं तो फिर पिलाई भी करी जाएगी गवर्नमेंट के तरह। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ, क्योंकि अब जैसे खालिस्तान है वो ये थोड़ी ना बोल सकते हैं कि वी हैव राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, क्योंकि उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि वो कंट्री की सॉवरेनिटी को खतरा नहीं पहुंचाना चाहिए अगर आप कोई भी एसोसिएशन बना रहे हैं। ठीक है, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि आप कहीं पे भी अक्रॉस इंडिया मूव कर सकते हैं, बट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसको मैं इस पर फिर से मैं लौट के आऊँगा अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो सकता है? राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया में यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन है कि जैसे कुछ पार्ट ऑफ हमारे नॉर्थ ईस्ट हैं, जम्मू एंड कश्मीर के कुछ पार्ट है, वहाँ पे आप नहीं जा सकते। जैसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ पार्ट है वहाँ पे आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा तभी आप जा सकते हो। जैसे कि कंट्रीज़ में जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ता है, वैसे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के कुछ हमारे इलाके हैं जहाँ पे इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा, और कुछ तो ऐसे हैं कि जहाँ पे आप जा ही नहीं सकते हैं। तो आप एज अ मैटर ऑफ राइट उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं बिकॉज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। राइट टू रिसाइड, कहीं पे भी आप रह सकते हैं, सेटल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमें जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के कुछ रिस्ट्रिक्टेड इलाके वहाँ पे घर चाहिए। जैसे अभी तक जम्मू एंड कश्मीर में आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते थे। अब ध्यान दीजिएगा, ये है आर्टिकल नंबर 19 A, B, C, D, E, F वाला हट चुका है। तो जो G वाला है, जो रीजनिंग में हम उसको 7th पढ़ते हैं ना, G का अल्फ़ाबेटिकल अगर हम वैल्यू पढ़ें तो वो 7th होता है ना, लेकिन एक्चुअल में 6th राइट है। लेकिन आप बोलेंगे क्या उसको? 19 सब क्लॉज G। ये क्या? राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, कोई भी धंधा कर सकते हैं। लेकिन इसका ये नहीं मतलब ये नहीं कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग का धंधा कर रहे हैं, ठीक है, बच्चों की तस्करी कर रहे हैं, ये भी तो धंधा ही है लेकिन ये थोड़ी ना किसी की किडनी विडनी निकाल रहे हैं, तो ये धंधा है लेकिन गंदा है। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको हम याद कैसे रखें? बिकॉज ऑर्डर में याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछ ले कि आर्टिकल नंबर 19 सब क्लॉज डी में क्या है, ठीक है, जी में क्या है, बी में क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। तो आर्टिकल नंबर ये इसको इस तरह से याद रखेंगे, सामरो करके ट्रिक है हम लोग की। ठीक है, साम रो। एस से स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ए से असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ए से एसोसिएशन, एम से मूव फ्रीली विदाउट टेरिटरी ऑफ मूव फ्रीली थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आर से रिसाइड है एंड ओ से ऑक्यूपेशन है। सिंपल हो गया। जो 19(3) आप देख पा रहे हैं, राइट टू फॉर्म यूनियन और एसोसिएशन, इसी के आगे हमने कुछ ऐड किया था और वो हमने किया था 97th अमेंडमेंट से। 97 नंबर का संविधान संशोधन किया था हमने और उससे हमने जोड़ा था 19 1 सब क्लॉज सी में ये जोड़ा था हमने कि राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यानी कि सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, राइट टू फॉर्म
कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इसको हमने 97th अमेंडमेंट से जोड़ा था। जहाँ पे भी 97th अमेंडमेंट दिख जाए सीधे कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहाँ पे भी कोऑपरेटिव सोसाइटी दिख जाए सीधे 97th अमेंडमेंट। ठीक, आगे भी देखेंगे इसको हम लोग। आर्टिकल नंबर 20 पे आते हैं, अनुच्छेद नंबर 20 पे आते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो है कंपनीज़ को अधिकार नहीं मिले हुए हैं। अभी हम लास्ट में देखेंगे कौन से अधिकार हमारे भारतीयों को मिले हुए हैं, कौन अंग्रेजों को मिले हुए हैं, लेकिन आर्टिकल नंबर 19 वाले कंपनीज़ को नहीं मिले हुए हैं। आर्टिकल नंबर 20 पे आते हैं। ये प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज, यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है इसमें। मतलब आपके खिलाफ जो है अपराध अब सिद्ध हो गया है, या फिर अभी आप एक तरह से आपको क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया है। क्रिमिनल्स को भी राइट दिए गए, देख रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, कि अगर आपको के खिलाफ कोई केस, मान लो कि आपको एक तरह से गिल्टी प्रूफ किया, गिल्टी है आप किसी के चीज़ के लिए, तो उसके बाद आपके क्या क्या राइट्स हैं। तो ये है प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट फॉर कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसमें टोटल 3 तरह के राइट्स हैं। वो 3 राइट्स क्या हैं? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। दूसरा है, ये तो पहला हो गया, ठीक है। दूसरा है नो डबल जियोपार्डी। अभी मतलब भी मैं उनको इनका बताऊंगा आपको। नो डबल जियोपार्डी एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अभी मतलब इनका समझ लो। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का हिंदी में मतलब है एक अपराध के लिए एक सजा। जैसे फॉर एग्जांपल, सॉरी, ये होगा एक अपराध के लिए एक सजा, नो डबल जियोपार्डी। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब है कि जिस समय जो लॉ एग्जिस्ट कर रहा है किसी क्राइम के लिए उतनी ही सजा मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने अपने पड़ोस वाले के यहाँ पे चोरी कर ली। क्या चोरी किया आपने? मान लेते हैं टीवी चोरी कर लिया। तो आज जो है टीवी चोरी की सज़ा है 1 महीने। तो आपने सोचा, आपने क्या मान के, आपको पता था क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट थे, आपको पता था कि अगर मैंने टीवी चोरी करी तो 1 महीने की जेल होगी। तो आपको लगा हो जाएगी, क्या दिक्कत, यहाँ भी घर में ही पड़े ही रहते हैं, हो आएंगे जेल, लेकिन टीवी मिल जाएगा नया, क्योंकि नया टीवी था, बढ़िया टीवी था। तो आपने वो मान के चोरी की। लेकिन जैसे आपने चोरी करी, अगले दिन जो है, फिर 2-3 दिन बाद कानून बना दिया, पार्लियामेंट में एक लॉ पास हो गया। वो सब छोड़ो, जैसे चलो ठीक है, अभी इसका एग्जांपल देता हूँ, फिर एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। कि 2-3 दिन में लॉ ये बना दिया हमारी पार्लियामेंट ने कि अब से जो टीवी चोरी करेगा उसको 1 महीने की सज़ा नहीं होगी, उसको सीधे फांसी पे लटका देंगे हम। तो ये तो आपके साथ जाती हो गई। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को प्रिजर्व करता है कि भाई जिस टाइम आपने क्राइम किया था उस टाइम जो लॉ था उसी की सज़ा मिलेगी। जैसे कि अभी आपको पता है ना, IPC इन सबको रिप्लेस करके 10 साल की जेल और 7 लाख का जुर्माना कर दिया गया हिट एंड रन के केस में, लेकिन पहले नहीं था, ठीक है। तो मान लो कि किसी ने आज से मान लेते हैं 15 दिन या फिर 20 दिन पहले 20 दिन पहले हिट एंड रन किया था और उसके खिलाफ अभी ट्रायल चल रहा है। आज जाके वो ट्रायल जो है उसके मतलब वो गिल्टी प्रूव हो जाता है कि हाँ इसने किया था ये चीज़, तो उसको ये वाली सज़ा नहीं होगी ना, पहले वाली होगी। जब उसने ये क्राइम किया था तो उस समय वो लॉ क्या कह रहा था, आई होप आप समझ गए होंगे। नो डबल जियोपार्डी का मतलब है एक अपराध के लिए एक सज़ा, और इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में वर्तमान कानून के तहत सज़ा, ठीक है। यानी कि आपने टीवी चोरी करी, ठीक है, तो आपको सज़ा मिल गई। फिर से पुलिस नहीं आ सकती है आपको कि तुमने टीवी क्यों चोरी करी थी, हम ठीक है तुम 1 महीने की सज़ा तो काट आए थे, लेकिन अब अभी हमारा दिल नहीं भर रहा है, तुमको फिर से पिलाई करनी, आ तो जाओ जरा इधर पे, तो फिर से तुमको फिर से उठा लें। तो ऐसा नहीं है, एक क्राइम के लिए एक बार सज़ा। तुमको अगर जेल जाने का मन है तो फिर से टीवी चोरी करो, ठीक है, लेकिन एक क्राइम के लिए सिर्फ एक बार सज़ा। ये मत इसको समझ लेना कि भाई वो उसने एक क्राइम किया टीवी चोरी करना, तो जीवन भर वो टीवी चोरी कर सकता है, उसके लिए कोई क्राइम ना। उसको एक क्राइम के लिए एक सज़ा, तो दोबारा टीवी चोरी करेगा तब उसको वो होगा, ठीक है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये हैं हमारे कौन, मिस्टर एक्स, ये है हमारी कौन, मिस वाई, ठीक है, ये है हमारी मिस वाई, बताने की तो ज़रूरत नहीं है ना, ठीक है। तो मिस्टर एक्स, मिसेस वाई, तो अब ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि चलो भाग चलते हैं, ठीक है, क्योंकि अब ये जो दुनिया है हमें साथ जीने नहीं देगी, ठीक है। तो इन्होंने साथ जीने और साथ मरने की कसमें खाई थी, तो इसलिए भाग निकलते हैं। अब ये जो मैडम के घर वाले थे ये काफ़ी पावरफुल आदमी थे, वैसे समझ लो कि मतलब अतीक अहमद टाइप है ना। तो इनके घर से थे, बीच में जो है इनके गुंडों ने रोक लिया। मैडम को तो ले गए घर, इनको कहीं और ले गए, कहाँ पे, पुलिस थाने ले गए इनको, जो कि यूजुअली होता है, रियल स्टोरी बता रहा हूँ मैं। ऐसे ही होता है, ठीक है। तो पुलिस थाने ले गए, पुलिस थाने के बाहर एक लगा था पेड़, ठीक है,
पेड़ में तो पहले इनको बांधा गया और फिर जम के इनकी सुताई करी गई, फिर इनको अंदर ले जाया गया, फिर इनसे बोला गया, सुताई करते करते इनसे पूछा गया कि कल जो है पुलिस में तुम ये गवाही दोगे कि तुम इसको किडनैप करके ले जा रहे थे, बताओ बोलो कि नहीं। तो बेचारा इतना उसकी पिटाई हो रही थी कि उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है हम कल जो है ये गवाही दे देंगे। लेकिन जब इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा तो कोर्ट विल नॉट एक्सेप्ट इट, कोर्ट विल पुट द ओनस ऑन द पुलिस टू प्रूव दैट ही इज गिल्टी। यानी कि आपको आपके खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता। आप खुद कोर्ट में अगर आप ये बोलोगे ना कि हमने क्राइम किया तो भी नहीं माना जाएगा। एक केस है आई थिंक 2017 ऐसा कुछ का टाइम का, एग्जैक्ट तो ईयर नहीं मुझे पता, जब गुरुग्राम में एक आर्यन इंटरनेशनल ऐसे करके कोई है ना स्कूल है, तो वहाँ पे एक छोटे से बच्चे की स्कूल में हत्या कर दी जाती है और ओनस उसके लिए गिल्टी प्रूव कर दिया जाता है बस ड्राइवर को, किसने पहले ये शोषण किया, उस यौन शोषण किया और उसके बाद उस बच्चे को उसकी हत्या कर दी, समझ रहे हैं। और बाद में जाके ये प्रूव होता है कि उसी स्कूल के एक क्लास 11th के लड़के ने उसको मार डाला था, इसलिए ताकि उससे स्कूल की छुट्टी हो जाए अगले दिन, और उस बेचारे को गिल्टी प्रूव कर दिया गया था। अब कैसे किया गया होगा? पैसे का लालच दिया होगा क्योंकि बेचारा गरीब घर से था, ठीक है। डराया धमकाया गया होगा क्योंकि ये जो था ये जो लड़के ने क्राइम किया था उसकी फैमिली बहुत वेल ऑफ थी। तो एक तरह से अगर हम देखें तो गिल्टी कौन था, लेकिन इसने अपना एक्सेप्ट कर लिया था ड्राइवर ने कि हाँ मैंने ही क्राइम किया है। बट जुडिशरी हमारी क्या करती है, वो नहीं मानती है, पुलिस को बोलती है आप प्रूव करिए कि कैसे गिल्टी है। तो आई होप इससे ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है इसमें। 21 अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये क्या है? राइट टू, अगर मैं इक्वालिटी की बात करूं तो ये बहुत ही वाइड एक राइट है। वाइड मतलब इतना चौड़ा है, इतना चौड़ा कि जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। जैसे कि आर्टिकल 21 हमारा कुछ ये बोलता है कि नो पर्सन शैल बी, जो ये लाइन है ना यही इसको बहुत चौड़ा बना देती है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ and personal liberty except according to procedure established by law, except according to procedure established by law। इसका मतलब ये है कि किसी भी पर्सन की लाइफ को या फिर उसकी पर्सनल लिबर्टी को, उसकी आज़ादी को डिप्राइव नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब कि लॉ यानी विधि के द्वारा कानून बना के उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव किया जा सकता है। और ये होता क्या प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ? इसका मतलब होता है कि जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है, क्या होती है? लोकसभा है, राज्यसभा है, मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ से बिल पास होगा, यहाँ से बिल पास होगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, इसने सहमति दे दी, बन गया कानून। तो अगर इस तरह से कानून बनाया गया है तो उसकी लाइफ को डिप्राइव किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड एज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये हमने कहाँ से लिया जरा बताएंगे? सोर्सेज में आपको बताया था, और मैंने तब बताया था कि मैं आपको आर्टिकल 21 में इसका मतलब समझाऊंगा। तो यही चीज़ गोपालन केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी। हाँ ये बात बिल्कुल सही है। गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल, अगर प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ है, यानी कि लॉ बनाने का जो पूरा प्रोसीजर है उसको अगर फॉलो करके लॉ बनाया गया है तो किसी की भी लाइफ को और पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव किया जा सकता है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21 में है राइट टू स्लीप, लेकिन अगर आपने कोई ऐसा कानून बना दिया, लोकसभा राज्यसभा से पास करके प्रेसिडेंट ने असेंट दे दी, तो राइट टू स्लीप को डिप्राइव किया जा सकता है, राइट टू स्लीप को डिप्राइव किया जा सकता है, सिंपल। लेकिन फिर एक 1978 में केस होता है मेनका गांधी केस। मेनका गांधी जी को विदेश जाना था, पॉलिटिकल जो पार्टीज थी इनको जाने नहीं दे रही थी उस समय, इस तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ था। तो ये सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चाहे भले ऐसा नहीं कि आप लॉ बना दोगे तो उससे डिप्राइव कर सकते हो। फिर उन्होंने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का एक कॉन्सेप्ट दिया जो कि यूएसए में चलता है, कि यानी कि उसमें हम ये भी चेक करेंगे कि आपके इंटेंशंस क्या थे उस लॉ के बनाने के पीछे। क्योंकि आपने ठीक है लोकसभा से पास कर दिया, राज्यसभा से पास कर दिया, प्रेसिडेंट ने असेंट दे दी, ये भी तो हो सकता है कि मतलब आपके गलत इंटेंशंस हो, उससे लोगों को कुछ खतरा हो। तो इस वजह से मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने वाइडर इंस्टेंस लिया। और आर्टिकल 21 में अगर मैं आपको बात करूं तो ध्यान रखना हमेशा, हैविंग या फिर कंसिडरिंग कि आपने सारे फंडामेंटल राइट्स ढंग से पढ़ लिए हैं, फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है कि बताइए किस आर्टिकल में फंडामेंटल राइट है, आपको पता है 14 में क्या, 15 में क्या, 16 में, 17 में, सब कुछ आपको पता है, बट फिर भी कुछ ऐसा आ जाता है तो आप मारेंगे आर्टिकल नंबर 21। क्यों? बहुत बड़ा। जैसे राइट टू स्लीप, सोने का अधिकार है, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी का अधिकार है, ठीक है, राइट अगेंस्ट स्पीडी ट्रायल ये है आपके पास, राइट टू मूव अब्रॉड यानी कि विदेश जाने का अधिकार,
अब मैं फिर से 19 में लाना चाहूँगा तुम्हें। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के अंदर आप कहीं भी घूम सकते हो, 19 बोलता है, ठीक। और भारत के तुम बाहर जा सकते हो और बाहर से अंदर आ सकते हो, 21 बोलता है। क्लियर है डिफरेंस? तो इसमें बहुत सारे राइट है, जैसे मतलब राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, स्लीप, इलेक्ट्रिसिटी, राइट टू हेल्थ, बहुत सारे राइट हैं इसमें, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ रखे हैं सारे और उसके बाद भी आपको लग रहा है कि हमें सब समझ ही नहीं आ रहा, तो आर्टिकल में 21 होगा। और अगर आपको बहुत इच्छा हो तो आप जाके पढ़ सकते हो, इसमें जितने भी सारे हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। बताने को ये पर्पस नहीं है यहाँ पे, मतलब नहीं है। 21A पे आते हैं, ठीक है। आर्टिकल 21A की अगर बात करें तो यहाँ पे ए क्या दर्शा रहा है, ए ये दर्शा रहा है जैसे कि हमारे कपड़े होते हैं, कपड़े में अगर कहीं हमें ऊपर से अगर कहीं स्टिचिंग की होती है तो हमें ऊपर से समझ में आ जाता है कि हाँ इसको ऊपर से जोड़ा गया है अलग से। तो इसको 86, ये हमारा ओरिजिनली इट वॉज एन द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको 86 अमेंडमेंट ऑफ 2002 से जोड़ा गया। और ये क्या है, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, यानी जो प्राइमरी एजुकेशन का मतलब क्या होता है, प्राइमरी एजुकेशन का मतलब होता है कक्षा 6 नहीं, मतलब जो एज 6 से लेके जो 14 तक के बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा का, इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, सिंपल। पहले एक डीपीएसपी हुआ करता था, लेकिन उसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी पढ़ेंगे ना, फिर से 86 अमेंडमेंट आएगा। अभी के लिए राइट टू प्राइमरी एजुकेशन है, 86 अमेंडमेंट 2002 में ऐड किया गया था, 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 बोलता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, इसको हिंदी में बोलते हैं। मतलब इसका मतलब होता है आपको धर लिया गया है, और धर लिया जाता है दो तरीके से, एक तो प्यूनिटिव डिटेंशन होता है और एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब ये है कि ये वो डिटेंशन है, ये वो धरा गया है आपको जब आपने क्राइम कर दिया है, आपने क्राइम कर दिया, आपको धर लिया गया। ये क्या है, क्राइम किया नहीं है, करने की आशंका है, इसलिए धर लिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर शक हो रहा है गवर्नमेंट को कि ये बंदा जो है कुछ हरकत कर सकता है, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 जब रिपील किया था तो यहाँ पे बहुत लोगों को हाउस अरेस्ट करवा दिया था कि घर में ही रहोगे, तुम्हारा सब, किसी से बात नहीं कर पाओगे, बाहर नहीं निकलोगे, ये सारी चीज़ें कर दी थी, किया था ना हाउस अरेस्ट। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को ये शक था कि ये लोग जो है दंगे भड़का सकते हैं, तो इसलिए उस शक में इनको प्रिवेंटिव डिटेंट किया गया था, डिटेंशन था, धर लिया गया था। किस लिए? क्योंकि ऐसा शक है, किया नहीं है। अब इसमें क्या क्या वो मिले हुए हैं, तो इसमें ये मिले हुए हैं, जैसे कि एक है हमारे कि हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, यानी कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एक तरह से, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें आर्टिकल 21 अभी मैं बता रहा था ना, इसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन भी, जो आरटीआई आप लगाते हो ना और आपको जवाब मिलता है, वो आपका अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत, ठीक है। तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ये राइट टू इन्फॉर्म्ड है कि आपको क्यों अरेस्ट किया है, आपको ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे कि किस लिए अरेस्ट किया गया आपको, वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा भी मत पूछना बार बार अगर मान लो एक बार बताने में अगर तुमने कोई क्राइम किया हो, ठीक है, और एक बार बताने में अगर वो ना बोल लें तो फिर दोबारा मत पूछना हो सकता है वो रात भर ढंग से सोए ना हो पुलिस वाले, और फिर है ना। तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है। फिर ये है कि 24 घंटे के अंदर आपको दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा, यानी कि राइट टू बी प्रेजेंटेड विद इन 24 आवर्स बिफोर अ मजिस्ट्रेट, विद इन 24 आवर्स आपको एक मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा, लेकिन इसमें हम ट्रैवल टाइम काउंट नहीं करते हैं। और थर्ड है आपका कि मनपसंद वकील से सलाह लेने का अधिकार, यानी कि राइट टू रिप्रेजेंट है आपके पास यहाँ पे। जैसे कि जब अजमल कसाब, हम जानते हैं ना, जो मुंबई टैक्स के लिए दोषी था, तो उसको भी हमने एक वकील दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट है ये, चाहे कोई क्रिमिनल भी हो उसको भी रिप्रेजेंटेशन का राइट है। तो ये 22 बोलता है। अब किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा, बिकॉज यहाँ से हमारे राइट टू फ्रीडम भी खत्म हो चुके हैं, अब हमारे आर्टिकल 23 और अब जितने भी राइट हैं वो बहुत जल्दी से हो जाएंगे। इसी में मेनली टाइम लगा था 22 तक में, अब उतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 23 और 24 क्या बोलते हैं कलेक्टिवली, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसी का कोई डाउट तो नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। डाउट नहीं है, ओके। गांजा का बिजनेस भी तो बिजनेस है सर, प्रोहिबिटेड क्यों है? गांजा का बिजनेस करोगे तो प्रोहिबिट तो किए जाओगे हैं। गांजा जब गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, और गवर्नमेंट की मोनोपोली भी हो सकती है किसी बिजनेस में,
जैसे गवर्नमेंट ने बोल दिया कि सिर्फ ट्रेन रेल सर्विस हम ही देंगे, तो ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास बहुत पैसा आ गया तो रेल हम भी निकाल लेंगे। गवर्नमेंट की मोनोपोली भी हो सकती है किसी में, ठीक है, और गवर्नमेंट वो जस्टिफाई करे उसका, वो ज़रूरी नहीं गवर्नमेंट को, ठीक है। मनपसंद शादी किसमें आदित्य शर्मा, मनपसंद शादी जो है आर्टिकल 21 ही तुम्हें दिला सकता है। यूथनेशिया आप 21 में ही रख सकते हो, ठीक है, आपकी मतलब डेथ वाला जो आप पूछ रहे हो, है ना। मैंडमस, मैंडमस क्या, अभी मैंडमस देखेंगे। तो अजमल का लॉयर कौन था, नाम तो यार याद नहीं, सर्च कर लो गूगल में मिल जाएगा। क्या बता रहा है 19 में? चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 23 में प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। इसका मतलब क्या है कि आपसे बंधुआ मजदूरी नहीं करवाई जा सकती। अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो इट विज लाइक कि मतलब ट्रैफिक का मतलब होगा कि व्यापार, यानी कि मानव का दुर्व्यापार नहीं हो सकता है, और बेगारी भी नहीं करवाई जा सकती। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, जिसको हम बेगारी बोलते हैं। बेगारी क्या होती है कि जबरन मजदूरी करवाना, या फिर मजदूरी जितनी करवाई जा रही उसके अवज में उतना पैसा ना देना, वो है 23। 24 बोलता है नो चाइल्ड लेबर, यानी कि ये है बाल विरुद्ध, मतलब जो बाल श्रम है उसके विरुद्ध है। ये जो बेगारी होता है इसको बोलते हैं बलात् श्रम। बलात् श्रम मतलब होता है फोर्स लेबर, और ये है बाल श्रम। तो आपने तो देखा होगा परचून वगैरह की जो दुकानें होती हैं उसमें तो चाइल्ड होते हैं, बच्चे काम कर रहे होते हैं, तो वो कैसे क्या है? तो वो क्या उसके खिलाफ अगर आप केस करने जाएंगे तो क्या मतलब दुकानदार के खिलाफ कुछ होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 24 ये बोलता है नो चाइल्ड लेबर तो है, ये तो मैंने जनरल सेंस से बोल दिया 3 शब्दों में, नो चाइल्ड लेबर, लेकिन इसके पीछे बहुत मतलब थोड़ा सा डीप चीज़ें हैं। डीप चीज़ें ये हैं कि बच्चों को, जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं, उनको हजार्डस एक्टिविटीज़ में, हजार्डस वर्क में नहीं लगाया जा सकता। हजार्डस का मतलब होता है जो खतरनाक काम होते हैं, जैसे कि माइंस हो गई, माइन होती है ना, खाने होती हैं, उनमें नहीं लगाया जा सकता। जहाँ पे कुछ खतरा है वहाँ पे नहीं एम्प्लॉय किया जा सकता है। लेकिन जो सेफ वर्क है वहाँ पे इनको एम्प्लॉय किया जा सकता है, बट दैट टू इन नॉन स्कूल आवर्स। स्कूल आवर्स कब तक होते हैं? वही रफली आप मान सकते हो कि सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक रफली। तो उन आवर्स में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड है। उसके बाद हो सकता है, क्योंकि अब जैसे मान लो कोई एक फैमिली है, ठीक है, और उस फैमिली में कोई एक बच्चा है, ठीक है, मान लो कि 13 साल का है, तो वो फैमिली में हेल्प कर सकता है ना फैमिली को। तो ऐसा तो है नहीं कि उसके खिलाफ मतलब आपके उसके फैमिली मेम्बर्स ने उसको कुछ बोल दिया सामान देने के लिए, और आप उसी समय परचून की दुकान में पहुंचे थे, नया नया आर्टिकल 24 पढ़े और आप पहुंच गए कोर्ट, फ़ोटो वोटो क्लिक करके, है ना, फ़ोटो और वीडियो बना के। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, नॉन स्कूल आवर्स में परमिटेड है, ठीक है। और जो 14 से ऊपर है वो हजार्डस एक्टिविटीज़ में भी जा सकते हैं, बिकॉज उनको चाइल्ड कंसिडर नहीं किया जाता है देन, ठीक है। तो 24 भी क्लियर हो गया। अब आते हैं हमारे अगले राइट पे, दैट इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये है हमारा अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर 28 तक। 25 बोलता है फ्रीडम ऑफ कॉन्सियंस, मतलब कि अंतःकरण की स्वतंत्रता। अभी अंतःकरण क्या है? इसका मतलब ये है कि धर्म है तो भगवान हो गया। भगवान के साथ मैं किसी भी तरह की आंतरिक रिलेशनशिप रख सकता हूँ। मैं भगवान को, चाहे जैसे मीराबाई ने अलग अलग तरह से रिलेशनशिप रखी थी, सूरदास की अलग तरह से थी, तुलसीदास की अलग तरह से थी, तो मैं अंतःकरण की मेरे पास स्वतंत्रता है, यानी किसी भी धर्म को मानने या ना मानने की स्वतंत्रता है, धर्म को ना मानने की भी स्वतंत्रता है। जैसे कि आर्टिकल नंबर 19 में क्या है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन या फिर राइट टू ज्वाइन एसोसिएशन। उसमें यह भी है राइट टू नॉट टू ज्वाइन एसोसिएशन। कोई जबरदस्ती आपके खिलाफ, जबरदस्ती आपसे कोई एसोसिएशन ज्वाइन नहीं करवा सकता, वो भी राइट है। उसी तरह भगवान को मानने या फिर ना मानने, दोनों के आपके पास राइट है, वो आपका अधिकार है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि जो धार्मिक कार्यों के जो प्रबंधन है उसकी स्वतंत्रता है। इन दोनों में जो की डिफरेंस है वो ये है कि ये इंडिविजुअल्स को मिले हुए हैं। जैसे कि मैं हूँ तो मैं भगवान के साथ कोई भी रिलेशनशिप रख सकता हूँ। भगवान को चाहे आरती, चाहे किसी भी तरह से गाऊँ आरती, चाहे वो मोमबत्ती से करूँ चाहे धूप बत्ती से करूँ, वो मेरी मर्जी। आर्टिकल 26 जो है रिलीजियस डिनोमिनेशंस, यानी कि जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, जैसे कि ग्रुप मिलवा के क्या करवाते हैं, भंडारा करवाते हैं, अखंड कीर्तन करवाते हैं, ठीक है। तो ये सारे इनको हम बोलते हैं रिलीजियस अफेयर्स। तो ये इसकी स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 26 में मिली हुई है, यानी कि ग्रुप को मिली हुई है। आर्टिकल 26 को बस टैक्स से याद कर लो, फ्रीडम फॉर पेइंग टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजन, यानी कि किसी भी धर्म की एक तरह से उसका प्रचार करने के लिए कर ना देने की स्वतंत्रता है इसमें, आर्टिकल नंबर 27 में। जैसे कि आपसे ये टैक्स नहीं लिया जा सकता है कि भाई
ये धर्म को प्रमोट करने के लिए हम टैक्स लगा रहे हैं, आप टैक्स दो। लेकिन आप देखते होंगे कि जैसे कई सारे मंदिर होते हैं वहाँ पे आपसे फीस ले ली जाती है, तो फीस परमिटेड है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो कि आपकी चप्पल रखवाई फीस ले ली गई, क्योंकि ताकि वो अफेयर को मैनेज करने के लिए वहाँ का जो टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपसे चार्ज कर सकता है वहाँ के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, लेकिन टैक्स नहीं लगा सकती गवर्नमेंट, ठीक है। और टैक्स का जो पैसा आता है गवर्नमेंट के पास, तो उसको वो हर धर्म को प्रमोट करने के लिए यूज़ कर सकती है, किसी एक धर्म को प्रमोट करने के लिए नहीं, सारे धर्मों को प्रमोट करने के लिए वो यूज़ कर सकती है। एंड 28 इज नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन दी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि किसी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि जो शिक्षण संस्थान है, उसमें धार्मिक मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल होते हैं, इसमें भी कई सारे स्कूल की कैटेगरीज लिस्टेड है जो कि हमें डीप में नहीं पढ़ना है। बस इतना ध्यान रखो कि जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, जहाँ से गवर्नमेंट की फंडिंग मिल रही है, वहाँ पे धार्मिक इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। कल से टोपी पहन के आओगे, या फिर कल से टीका लगा के आओगे, कल से बुर्का पहन के आना है, ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस प्रोहिबिटेड हैं, जहाँ से भी गवर्नमेंट से फंडिंग मिल रही है, जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं। रिलीजियस फ्रीडम भी खत्म हो गया। अब आते हैं अपने आखिरी में बोल सकते हैं मेनली कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, दैट इज सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 20 बोलता है राइट टू प्रोटेक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये जो राइट्स हैं, ये जो है हमारे माइनॉरिटीज़ को मिले हुए हैं। माइनॉरिटीज़ को हम बोल सकते हैं एक तरह से, कौन माइनॉरिटीज़ को हिंदी में क्या बोलेंगे? माइनॉरिटीज़ को क्या बोलेंगे? जो अल्पसंख्यक हैं, ठीक है। तो अल्पसंख्यकों को ये अधिकार मिले हुए हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जो टर्म माइनॉरिटी है इज़ नो वेयर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी परिभाषा कहीं पे भी नहीं लिखी हुई है, नो वेयर डिफाइंड। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है या फिर डिफाइंड है, और अगर आपको पता है कि हाँ ये लिखी हुई है, डिफाइंड है, तो ही मार्क करना। लेकिन अगर आपको जरा सा भी शक हो कि भाई ये हमने पता नहीं डिफाइंड है कि नहीं है, अब सबने तो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब पूरी नहीं पढ़ी है ना, यहाँ तक कि यूपीएससी वाले भी पूरी वो बेयर एक्ट करके आता है वो नहीं पढ़ता है, तो फिर आपको यही मानना है कि वो डिफाइंड नहीं होगी, तभी वो पूछ रहा है। जैसे माइनॉरिटी नहीं डिफाइंड है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हम आगे पढ़ेंगे पार्लियामेंट, वो भी डिफाइंड नहीं है, ठीक है। और वो वही जानबूझ के पूछता है, तो ध्यान रखना डिफाइंड नहीं है। तो आर्टिकल 29 ये बोलता है कि अगर आपके पास कोई ऐसी लैंग्वेज है, कोई स्क्रिप्ट है, कोई आप कल्चर को ऐसा फॉलो कर रहे हो, ठीक है, आपके पास ऐसा मान लो कि कल्चर है कि सुबह उठते ही जो है आप अपने मम्मी पापा के पैर नहीं सिर छूते हो ठीक है, और मम्मी पापा जो एक एक लात से आपका स्वागत करते हैं, तो एक कल्चर है वो आपका, ठीक है, डिस्टिंक्ट। तो आप उसको प्रिजर्व कर सकते हो, कोई बाउंड नहीं करेगा आपको कि नहीं इसको आप फॉलो नहीं कर सकते हो। तो आर्टिकल नंबर 29 बोलता है। और 30 क्या बोलता है? और ये भी आर्टिकल 29 ये भी बोलता है कि आप अपने बच्चों को, ठीक है, ये भी मतलब एक तरह से बोलता है कि आप अपने बच्चों को उसी लैंग्वेज में जो आपकी मान लेते हैं कि माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है, जो सब लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, छोटा तबका, और ये खासकर हमें जो ट्राइबल सेक्शन है उस वहाँ पे देखने को मिलता है। तो वो जो छोटा तबका है वो फॉलो कर रहा है। तो मान लो आपके पास कोई लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज में आप अपने बच्चे को पढ़ा भी सकते हो, ये भी राइट है इसमें, ठीक है। और 30 में है राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं और उसका प्रशासन आप खुद ही कर सकते हैं। आप एक माइनॉरिटी हैं, आप एक माइनॉरिटी अल्पसंख्यक हैं, तो आप अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना के वहाँ पे उसी तरह की शिक्षा देना चाहते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी आप संभालिए। एक की डिफरेंस है 29 और 30 में। इसमें इस आर्टिकल में लिखा हुआ है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, यानी कि ये जो अधिकार है सिर्फ माइनॉरिटीज़ को ही नहीं मिला हुआ है, माइनॉरिटीज़ के अलावा भी अगर कोई ऐसा है तो उसको मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पे ओनली माइनॉरिटीज़, सिर्फ माइनॉरिटीज़ को मिला हुआ है। अब यहाँ पे हमारे राइट्स होते हैं ख़त्म, बस एक बाकी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा अब यहाँ पे, वो चीज़ ये है कि मैंने हर आर्टिकल में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दिया है, लेकिन सबसे पहले जो आपका एम होना चाहिए वो ये है कि वो राइट किस बारे में है। उस राइट्स जो अगर मैं पूछूं कि बताओ 25 में क्या है, बताओ 21 में क्या है, एक लाइन में आप उसको बता पाएँ। मतलब कि आपको पता हो कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 और 30 में है, आप पहले ये रटो कि कल्चरल और एजुकेशनल राइट 29 और 30 में। ये रटने मत चले जाना कि माइनॉरिटीज़ को मिला हुआ है, ये से सबको मिला हुआ है, ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ को मिला हुआ है, और इसमें ये अपने बच्चों को वो भी दे सकते हैं। वो बाद की बात है, उससे क्वेश्चन आने के चांसेस उतने ज़्यादा नहीं है। बताए क्यों? फिर हम बताए इसलिए कि अगर आ गया, क्योंकि चांसेस हो सकते हैं कि आ जाए, तो फिर आपको पता होना चाहिए। और मैं इस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेंस का अलग बैच आएगा, सीजीएल मेंस का, तो उसमें हम अलग, सेम है चीज़ें, वो मैं बैच बनाने को अलग से बना सकता हूँ अपने प्रॉफिट के लिए, ठीक है, लेकिन सेम चीज़ें हैं। क्या इसमें प्री और पढ़ा हूँ मेंस, वो तो फिर मैं आपके साथ ही धोखा कर रहा हूँ कि मैं रिस्ट्रिक्ट करके पढ़ा रहा हूँ कि नहीं ये चीज़ को मैं मेंस से पढ़ाऊँगा, ठीक है। और हो सकता है कि क्योंकि
आपने देखा मेंस का पेपर प्रीलिम से भी इजी आया था, ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन है, तो ऐसा ऐसा कोई डिफरेंस होता नहीं है। तो ये चीज़ मैं आपको बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ कि आपको पता हो कि भाई 25 में क्या है, 26 में क्या है, ठीक है, 27 में क्या है। वो फीस वाली बात तो बाद में आती है कि भाई फीस लेवी की जा सकती है, वो सब किया जा सकता है, लेकिन पहले तो ये आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको इसलिए ताकि आप किस ऑर्डर में चीज़ों को पढ़ रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं आखिरी राइट पे। अब किसी का यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है वो पूछ लो पहले। ये हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ इसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। बस ये आखिरी टॉपिक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इसके बाद बस ख़त्म ही, आप समझ लो। चलो तो अभी एक काम कर लो, ठीक है, डीप ब्रीथ कर लो और थोड़ा सा अपनी आँखों को जो है ब्लिंक कर लेंगे सभी लोग, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, आप देख सकते हैं, ये आपका एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है, अब इसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा, है ना। फिर हम लोग आर्टिकल 32 पे आते हैं, बिकॉज ये अच्छा सा राइट है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। हाँ हाँ, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अभी देखेंगे, रुक जाओ। आर्टिकल 25 फिर से रोहित बोल रहे हैं। 25 रोहित, जैसे कि आप मान लो कि आप मोमबत्ती लेके पूजा कर रहे हो, ठीक है, तो मोमबत्ती लेके आप पूजा कर रहे हो, तो आपके खिलाफ ऐसा नहीं कि फतवा जारी मतलब एक तरह से ऐसा नहीं कि आपके खिलाफ ये बोला जाएगा कि जो प्रेयर है वो तो अगरबत्ती से की जाती है, मोमबत्ती से क्यों कर रही है। तो वो आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं अपनी एज पर्सनल कैपेसिटी में, ठीक है। चलिए, आर्टिकल कैसे याद होगा, अभी याद करवाएंगे, टिरिक है हमारे पास, तुम चिंता क्या करते हो, टिरिक लेके आए तुम्हारे लिए हम आर्टिकल 32 पे आते हैं। आर्टिकल 32 है क्या, फंडामेंटल राइट है और क्या है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इतना क्यों है क्योंकि इसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया था अम्बेडकर जी ने, कि संविधान का हृदय व आत्मा है, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों बोल दिया था, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये नहीं होगा तो फंडामेंटल राइट देने का कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। इट इज़ लाइक सेइंग कि मैं आपको मतलब आपको मर्सिडीज़ दे रहा हूँ कि लो बेटा मर्सिडीज़, लेकिन चला नहीं सकते हो इसको, ना बैठ सकते हो, बस देख सकते हो। ये तो मैंने आपका काट दिया सिंपल सा। तो वैसे ही है कि आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, लेकिन अगर उनको कोई प्रिजर्व ही नहीं करेगा, ठीक है, तो फिर मतलब क्या उनको देने का। तो आर्टिकल नंबर 32 उनको प्रिजर्व करता है। कैसे प्रिजर्व करता है, ये सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे आर्टिकल 32 के तहत ये राइट दिया गया है, अधिकार दिया गया है कि कोई भी आपके पास तुरंत आ सकता है और आप रिट्स इशू करके उसके राइट को प्रिजर्व कर सकते हो। आप उसको रिट इशू करके उसके राइट्स को प्रिजर्व कर सकते हो, लेकिन ये रिट इशू करने का पावर एक और कोर्ट के पास है और वो है हाई कोर्ट। इंडिया में सिर्फ दो ही तरह की कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास नहीं है रिट इशू करने का पावर, लेकिन इसको हम फंडामेंटल राइट कंसिडर नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो पावर है हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत मिला हुआ है। इट इज इन द पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज वाई दैट्स वाई इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। एंड सेकेंडली, हाई कोर्ट रिट इशू करने से मना कर सकता है। आप जाओगे रिट इशू कर दो, भैया हमारा राइट इन्फ्रिंज हुआ है, निकल लो बेटा। सुप्रीम कोर्ट ये कभी नहीं बोल सकता निकल लो बेटा, वो बोलेगा आओ भाई को समोसा और कुछ तूफानी पिलाओ, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट को मतलब इतना भी आसान नहीं होता, एक्चुअली होता ही है ना कि ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का मतलब ये होता है कि आप डायरेक्टली जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंज हुआ है। लेकिन जब आप जाते हो ना तो आपसे पूछा जाता है कि हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए थे, क्योंकि बहुत ओवर बर्डनिंग होते हैं हमारी कोर्ट्स में, ठीक है। तो खैर ये चीज़ ध्यान रखना कि रिट इशू करने का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 226। लिया कहाँ से है, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, देख चुके हैं। प्रेरोगेटिव रिट्स हमने ब्रिटेन से लिया, जहाँ से हमने एकल नागरिकता लिया, जहाँ से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया, जहाँ से हमने बाइकैमरलिज्म लिया है। क्लियर, ये सभी को क्लियर है, ध्यान रखना। और हाई कोर्ट का जो रिट जुरिसडिक्शन है, जुरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है, क्षेत्र अधिकार का मतलब ये होता है क्षेत्र अधिकार, मतलब आपका अधिकार कितना क्षेत्र है ना, कि भाई का दबदबा है यहाँ पे वो, ठीक है। तो जो रिट जुरिसडिक्शन है किसका, सुप्रीम कोर्ट का, ये वाइड है। थोड़ा सा सुन के आप चौंक जाएंगे, हैं सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट तो आपका उच्च न्यायालय। हम तो यही समझते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मतलब ज़्यादा बड़ा होता है,
और यहाँ पे भी वही समझ में आ रहा है कि 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट का वाला फंडामेंटल राइट है वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है। लेकिन ये वाइड किस सेंस में है? ये वाइड इस सेंस में है कि हाई कोर्ट लीगल राइट्स को भी एनफोर्स करने के लिए रिट को इशू कर सकता है। अभी मैं क्या बोला कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को अगर इन्फ्रिंजमेंट हुआ है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, रिट इशू करेगा, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो, हाई कोर्ट में भी जा सकते हो। लेकिन अगर आपके लीगल राइट जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी, याद करो पहले फंडामेंटल राइट था बट अभी लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, नॉट एज अ मैटर ऑफ राइट। ना ही आप हाई कोर्ट एज अ मैटर ऑफ राइट जा सकते हो। लेकिन हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है लीगल राइट को लेके। क्लियर? मैं समराइज करता हूं। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संविधान के हृदयवात्मा हार्ट एंड सोल बोला। दो कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 226 के तहत जो रिट इशू कर सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट वाला फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए वो रिफ्यूज़ कर सकता है, मना कर सकता है रिट इशू करने से। बट सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं मना कर सकता है। वो हमारा फाइनल एक तरह से प्रिजर्वर है हमारे फंडामेंटल राइट्स का। कौन? सुप्रीम कोर्ट। बट एक चीज़ है कि हाई कोर्ट का रिट जुरिसडिक्शन बड़ा होता है बिकॉज वो लीगल राइट्स को भी इन्फोर्स करने के लिए रिट इशू कर सकता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे रिट होती क्या और कितने प्रकार की होती हैं। तो रिट होती हैं 5 तरह की। कौन कौन सी? पहली है हेबियस कॉर्पस, हिंदी में भी इसको हेबियस कॉर्पस ही बोलते हैं। हेबियस कॉर्पस, इसका मतलब क्या होता है? इसका लिटरल मीनिंग पता होना चाहिए। पूछता है कि हेबियस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, उसका शरीर लेके आओ। हैं, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है। टू हैव द बॉडी ऑफ, उसका शरीर लेके आओ। हाँ, किसका शरीर लेके आओ? तो जिसका अनलॉफुल डिटेंशन हुआ है। अनलॉफुल कहने की कानून के हिसाब से जिसको धरा नहीं गया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप आए मेरे पास, क्या कह के कि सर कोर्स दे दीजिए सर फ्री में, जो पहली सैलरी होगी वो हम आपको ही देंगे। मतलब बहुत स्टूडेंट बोलते हैं, आज तक तो खैर किसी ने दिया नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट बोलते हैं सर कोर्स फ्री कर दो, पहली सैलरी जो है आपको दे देंगे। और आई थिंक ये सारे टीचर्स के साथ हुआ होगा, है ना। तो मान लो कि आप आए मेरे पास, सर कोर्स फ्री कर दो, मैं वो कर दूँगा, मतलब पहली सैलरी आपको दूंगा। मैंने कर दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, और आपने फिर भी 1 साल हो गया आप स्टेटस लगाते हो अलग अलग तरह के कि यहाँ घूम रहे वहाँ घूम रहे, और आपने अभी फर्स्ट सैलरी नहीं मेरे को दी। तो मैंने क्या किया, अपने आदमी भेजे और आपको किडनैप करवा लिया। ठीक है, अब आपको किडनैप करवा लिया। ये बात जो है, अब इस केस में क्या होगा कि मान लो कि आपका कोई दोस्त है, ठीक है, आपके साथ कोई फ्रेंड था, तो उसको ये बात पता है कि परमार सर ने जो है हमारे दोस्त को धर रखा है, या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स को पता है, तो वो कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट पुलिस को बोलेगी कि उसका शरीर यहाँ पे लेके आओ, यानी कि उसको यहाँ पे प्रेजेंट करो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ जहाँ पे अनलॉफुल तरीके से किसी को डिटेंट किया जाता है, डिटेंशन होता है, वहाँ पे इसको इशू किया जाता है हेबियस कॉर्पस को। मतलब तो मैंने बता दिया, वो तो मतलब कि ठीक है सुनने की बात है, लेकिन ये रटने की बात है, टू हैव द बॉडी ऑफ। दूसरा है मैंडमस। मैंडमस का मतलब क्या है? मैंडमस का मतलब लिटरल मीनिंग होता है वी कमांड, हम आपको आदेश दे रहे हैं। क्यों आदेश दिया जा रहा है? क्योंकि एक मैंडेटरी काम है। मैंडेमस मैंडेटरी काम है जो कोई नहीं कर रहा है, मैंडेटरी काम है जो नहीं कर रहा है। जैसे अच्छा मुझे ये बताओ, मॉडर्न हिस्ट्री का कौन सा एक्ट है जिसने हेबियस कॉर्पस को एक तरह से इन्फ्रिंज कर लिया था, ले लिया था, छीन लिया था? एक एक्ट का नाम बताओ। तो मैंडेमस नाम में ये मैंडेटरी, तो जो एक मैंडेटरी काम है जो एक पब्लिक ऑफिशियल को करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, देन उस केस में उसके खिलाफ मैंडेमस रिट इशू की जा सकती है। जैसे कि मान लो कि आप EWS का सर्टिफिकेट बनाने गए मैडम लेखपाल के पास, बट मैडम लेखपाल जो है घूस के बिना कुछ काम करती नहीं है, तो उन्होंने मना कर दिया कि ऐसे तो हम करेंगे नहीं, देन उनके खिलाफ मैंडेमस इशू की जा सकती है। ठीक है, बिकॉज मैंडेटरी काम नहीं कर रही हैं। अगर वो वॉलेंट्री है कि मैंडेटरी नहीं उनके लिए, तो उस केस में नहीं इशू की जा सकती। किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ इशू नहीं की जा सकती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी क्लास ना लूँ 7 बजे मंडे को, तो आप मेरे खिलाफ रिट इशू कर दो, क्या इनका काम है 7 बजे, सॉरी हाँ 7 बजे या फिर 6:30 बजे क्लास लेना, लेकिन क्लास में आते नहीं टाइम पे हैं, 6:40 पे आते हैं ये रोज, 6:40 पे आते हैं ये रोज, क्या मतलब है ये सब? तो इनका तो मैंडेटरी काम है 6:30, तो नहीं, प्राइवेट इंडिविजुअलों में। ठीक है, और हेबियस कॉर्पस को इन्फ्रिंज किया गया था जो रेवोल्यूशनरीज एंड क्राइम्स एक्ट आया था 1919 का, जिसको हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं 1919 का। थर्ड है हमारी प्रोहिबिशन। ठीक है, प्रोहिबिशन का मतलब होता है वी फॉरबिड, हम प्रोहिबिट नाम में ही प्रोहिबिट यानी मना कर रहे हैं। कौन किसको मना कर रहा है? हायर कोर्ट एक ऊपर जो कोर्ट है वो निचले वाले कोर्ट को मना कर रहा है, बेटा कायदे में रहो, अपनी जो तुम्हारा क्षेत्र है उसी क्षेत्र अधिकार में रहो, उससे बाहर मत निकलो, पैर मत फैलाओ, जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, उसके बाहर मत निकलो, ये बोलता है प्रोहिबिशन में। ठीक, सर्शियोररी जो है इसका बड़ा भाई है।
सर्शियोररी प्रोहिबिशन का बड़ा भाई, इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड ऑफ। रट्टा मार लेना इनका, टू बी सर्टिफाइड ऑफ, ये सब इसका मतलब मैं समझाता हूँ। इसका मतलब वही सेम है। इसका बड़ा भाई कैसे, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को ये बोल रहा है ये अपने जुरिस्डिक्शन से निकल चुका है। जैसे ही मान लो ये है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और ये हाई कोर्ट है, ठीक है। तो हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्षेत्र अधिकार नहीं है कि वो कैपिटल पनिशमेंट दे सके, मृत्यु दंड दे सके, उसने दे दिया। हाई कोर्ट बोले क्या भैया क्या कर रहे हो, ये इधर आओ, ये केस को लाओ हमारे ऊपर। तो वो क्या है, केस को छीन लिया। यहाँ पे क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये सुप्रीम कोर्ट है और ये हाई कोर्ट है, इस केस में ये अपर कोर्ट हुआ, ये लोअर कोर्ट हुआ। तो इसने बोला कि क्या वो रिस्ट्रिक्ट करेगा कि अभी गया नहीं है लोअर कोर्ट अपनी बाउंडेशन के बियॉन्ड, तो वो मना कर देगा, जाना नहीं, ये क्या है कैसे चलेगा, तुम लाओ इधर केस। एक तरह से थप्पड़ मार दिया, ठीक है। एंड द लास्ट इज क्यो वारंटो। क्यों वारंटो, क्यों बैठे हो तुम यहाँ पे, मतलब कि इसका मतलब होता है बाई वॉट अथॉरिटी ऑफ। ये रिट को तब इशू किया जाता है जब कोई पब्लिक ऑफिशियल एक ऐसे ऑफिस को होल्ड कर रहा है जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक मैडम मान लो लेखपाल बन के बैठा हुआ, लेकिन आपको पता चल गया ये उसके लिए एलिजिबल नहीं है, ऐसे फर्जी तौर से आया, तो रिट इशू की जा सकती है, ठीक है। क्यों वारंटो। खत्म हो गया यहाँ पे हमारे रिट्स, लेकिन चैप्टर खत्म नहीं हुआ अभी। तो चैप्टर अभी कुछ राइट्स हैं हमारे पास, जैसे कि 33, 34 और 35। बहुत ही शॉर्ट में एक एक लाइन के राइट हैं, ठीक है। इनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं। आगे इन दी सेंस क्वेश्चन लगाएंगे इसके बाद, बिकॉज हमारे खत्म है और ये डाउट होंगे तो वो आप लोग बता देंगे, ठीक है। 33 की अगर हम बात करें तो ये बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स, या फिर पावर देता है पार्लियामेंट को, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स टू दी पर्सन्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पर्सन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि जो लोग सशस्त्र बलों में जो हमारे फोर्स के लोग हैं उनको लिमिट किए जा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल उनको ये बोला जा सकता है, जैसे मेरे फादर सीएपीएफ में थे, ठीक है, तो उनको ये अलाउड नहीं था कि आप मतलब कि वर्दी में, यूनिफॉर्म में आप इस तरह से डीपी लगा लो, इस तरह से, ठीक है। तो क्या है, तो वहाँ पे आर्टिकल नंबर 19 का हवाला नहीं दिया जा सकता आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल्स के द्वारा, ये हमें तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है। क्योंकि अगर जनरल पब्लिक को रोका जाएगा तो वो बिल्कुल आर्टिकल 19 का हवाला देंगे, बट दीज आर नॉट जनरल पब्लिक। आर्म फोर्सेस के जो लोग हैं, चाहे वो मिलिट्री में हो यानी डिफेंस में हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, या फिर सीएपीएफ में हो, दैट इज़ सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ, इन सब में ये हो, मतलब सब कोई जो वहाँ पे कुक वगैरह भी हैं उन तक को रिस्ट्रिक्ट करने का पावर इनके पास होता है। अब जैसे उनको बोला गया, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्योंकि मेरा अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मेरे ऑलमोस्ट फैमिली ही मतलब कोई आर्म फोर्सेस में है, कोई डिफेंस में, इस तरह से ये, या फिर कोई पुलिस में, जैसे ग्रैंडफादर मेरे पुलिस में थे, ठीक है। तो ये होता है कि जैसे मान लो जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, एक ऑफिसर क्लास है, तो आपको ये बोल सकता है कि ग्राउंड की सफाई आप लोग करेंगे, ठीक है, या फिर यहाँ ये जो चीज़ है यहाँ की साफ़ सफाई आप करेंगे, जबकि काम किसी और का है, लेकिन वो बोल सकते हैं। वहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हैं कि इस काम के लिए थोड़ी ना हमें पैसे मिलेंगे तो हम नहीं करेंगे। यहाँ पे आप आर्टिकल 23 का हवाला नहीं दे सकते हैं, बगारी का हवाला नहीं दे सकते हैं, बलात्श्रम का हवाला नहीं दे सकते हैं। तो ये रिस्ट्रिक्ट करने का पावर पार्लियामेंट के पास है, आर्म फोर्सेस। तो 33 को आर्म फोर्सेस से याद रखना, ठीक है। 34 पे आते हैं। आर्टिकल 34 की अगर बात करें तो ये बोलता है कि कहीं पर भी अगर मार्शल लॉ लगा होगा, ठीक है, कहीं पे भी मार्शल लॉ लगा होगा, यानी कि एक तरह से मिलिट्री रूल होगा, हम बोल सकते हैं। मार्शल लॉ मैंने बताया था मिलिट्री रूल होगा, तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। जैसे कि ये मान लो कि एक पार्ट है मणिपुर का जहाँ पे वायलेंस हो गया, तो यहाँ पे मिलिट्री रूल लग गया, तो यहाँ पे ये फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे एक आर्मी का रूल है, शूट एट साइट ऑर्डर्स होते हैं मिलिट्री रूल पे, तो ठीक है। जहाँ पे कई जगह हमारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में आफ्सपा लगा हुआ है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ठीक है, तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्टेड है। तो ध्यान रखना, बस 34 मार्शल लॉ से रिलेटेड है। अच्छा, नेशनल इमरजेंसी भी होता है, लेकिन वो हम नेशनल इमरजेंसी वाले टॉपिक में डील करेंगे ना। मार्शल लॉ छोटी चीज़ होती है, मार्शल लॉ जगह पे लगती है, छोटी जगह पे। नेशनल का मतलब है वो नेशनल इमरजेंसी है तो पूरे राष्ट्र में लगी होगी या फिर बहुत बड़े पार्ट ऑफ कंट्री में लगी होगी। एंड द लास्ट राइट इज, बिकॉज हमने पढ़ा था हमारे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक है, राइट। तो 35 जो हमारा राइट है, यानी आर्टिकल नंबर 35, ये बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स को लेके लॉ बनाने का पावर सिर्फ पार्लियामेंट का है। यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में दंड निर्धारित करना और कानून बनाना, ये सब संसद के पास शक्ति है। स्टेट जो लेजिस्लेचर है, राज्य का विधानमंडल है, वो उसके पास ये पावर शक्ति नहीं है,
ठीक है, तो मौलिक अधिकारों से कुछ भी संबंधित कुछ करना है तो पार्लियामेंट ही कर सकती है, आर्टिकल नंबर 35 बोलता है। अब मैं आपको बता देता हूँ राइट्स, वो मौलिक अधिकार, राइट्स प्रोवाइडेड ओनली टू सिटीजन्स, प्रोवाइडेड ओनली टू इंडियन सिटीजन, यानी वो अधिकार, वो मौलिक अधिकार सिर्फ जो भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। तो इसको याद करने के लिए बस आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है सुबह और शाम मतलब अभी आप 5-6 बार मंत्र का उच्चारण करोगे तो याद हो जाएगा। मंत्र है 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, अभी इससे क्या होगा मंत्र से? ये मंत्र से ये होगा कि आपको वो सारे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार याद हो गए जो कि सिर्फ भारतीयों को मिले हुए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, क्या ये सिर्फ भारतीयों को मिला हुआ है? ना, क्योंकि ये राइट टू लाइफ तो 21 में, 21 तो इसमें है ही नहीं। बाकी जितने भी हैं 14, ठीक है, 17, 18, 20, 21, 22, वो सबको मिले हुए हैं। इंडियंस को तो सारे राइट्स ही मिले हुए हैं। ये छोड़ के जो बाकी हैं वो फॉरेनर्स को भी मिले हुए हैं, ये फॉरेनर्स को नहीं मिले हुए हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि बताओ कि जो कल्चरल और एजुकेशनल राइट हैं वो फॉरेनर्स को मिले हुए हैं कि नहीं मिले हुए हैं? आंसर इज नो, नहीं मिले हुए हैं, क्योंकि ये सिर्फ सिटीजन्स को मिले हुए हैं। तो 15, 16, 19, 29, 30, 15, क्योंकि आपको पता है 15 में क्या है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। 16 में क्या है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। तो आपको पता है कि 15 में क्या, 16 में क्या, 19 में क्या, 29 में क्या, 30 में क्या, या फिर किसी भी आर्टिकल में क्या, कौन सा फंडामेंटल राइट है। तो बस 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 याद रखो बार बार। तो इससे क्या होगा कि आपको ये वो याद हो जाएंगे, आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा कि भाई ये है कि नहीं, वो है कि नहीं। बस 15, 16, 19, 29, 30, बात खत्म, इसके आगे कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ओह थैंक यू, बड़ी जल्दी आ गया आज। हाँ तो चलो थैंक यू। तो फिर है, अब हमको टिरिक बता देते हैं, बिकॉज कुछ हमारे छात्रगण टिरिक की काफ़ी मांग उठाते रहते हैं कि कैसे इन मौलिक अधिकारों को याद रखें। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 19 वाले तो सर एंड मैम मैंने आपको बता दिए थे कि सामरो से आप याद कर सकते हैं, बाकी आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जगह है क्या? यहाँ पे है जगह, ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं। टिरिक टू लर्न द फंडामेंटल राइट्स। ओ टिरिक में काफ़ी आप लोगों का मज़ा आता होगा ना। लॉ क्रिएट्स, ऐसे करके याद कर सकते हो। लॉ क्रिएट्स डाउट, लॉ क्रिएट्स डाउट एंड क्लियरली, बस लॉ डाउट क्रिएट्स डाउट क्लियरली। एल से है, एल से क्या है? एल से कुछ नहीं, लॉ से है। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 14। क्रिएट से कुछ नहीं है। डी से क्या है? आर्टिकल नंबर 15 किसकी बात करता है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ओ से क्या है? राइट टू अपॉर्चुनिटी इन, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, 16 हो गया। 17 यू से अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत, अस्पृश्यता का उन्मूलन। बी से क्या है? बी से कुछ नहीं है। टी से क्या है? टी से टाइटल है। ठीक है, टाइटल, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल नंबर 18। देन 19 मैंने आपको बता दिया, सामरो से सारा 19 आपको याद हो गया है। ठीक है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सामरो से जो है सारा आर्टिकल नंबर 19 याद है आपको। सी से क्या? सामरो फिर से रिपीट करता हूँ। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल, ठीक है, एसोसिएशन, मूवमेंट, रिसाइड, ऑक्यूपेशन। सी से है आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20 कैसे है? प्रोटेक्शन इन सर्टेन, प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, तो सी से कन्विक्शन है। ठीक है, एल से क्या है? एल से है राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। ई से क्या है? राइट टू एजुकेशन, 21 ए। ए से क्या है? 22 यानी कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर से क्या है? 23, 23 से आर नहीं होगा क्योंकि इससे तो आर कुछ बैठ ही नहीं रहा, इससे होगा 23 यानी कि लेबर। ठीक है, चाइल्ड लेबर, 23 और 24 से याद कर सकते हो लेबर। 23 में लेबर है, फोर्स लेबर नहीं हो सकता। 24 में क्या है? चाइल्ड लेबर। बाकी की आप थोड़ा अपना बना लेना। ठीक है, 25, 26, 27 उतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है उतने ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप बना सकते हो। ठीक है, इतना तक तो याद हो गया, 14 से लेके 19 तक, सॉरी 24 तक। बाकी तो थोड़ा आप याद कर ही सकते हो। बाकी अब हम करते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी टाइम लग गया यार, पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है कल से रेडबुल लेके बैठना पड़ेगा, मतलब मंडे से, क्योंकि फंडामेंटल राइट काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। तो मैं बिल्कुल रिस्क के मूड में नहीं था कि एकदम, मैंने सोचा आज पूरी एनर्जी जो है आपको झोंक देनी है क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। जल्दी से करो क्वेश्चन को अब।
तो फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो किस उसमें है, पार्ट नंबर 3 में है। 4 पढ़ा नहीं है अभी, ये सब बाकी पढ़ा नहीं है, तो भाग नंबर 3 अनुच्छेद 12 से 35 में है। तो फ्रॉम विच कंट्री हैज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शल लॉ विच रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स बॉरोड, तो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाले मार्शल लॉ की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो ये मौलिक मार्शल लॉ हमने किससे सीखा है, यूके वालों से सीखा है। तुरंत मार्शल लॉ लगाते थे, है ना, जैसे ही हमारे रेवोल्यूशनरीज कुछ करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन गिवन द नेम ऑफ द मोस्ट एनलाइटन बाई अम्बेडकर जी ने मोस्ट एनलाइटन पार्ट किसको बोला है, तो ये मौलिक अधिकारों को बोला है, पार्ट नंबर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बोला है, ठीक है, बिकॉज वही पढ़ रहे हैं अभी। तो विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स फंडामेंटल राइट्स, कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है। सभी लोग सी आंसर दे रहे हैं। सर किसी की दिल चोरी होने पे भी सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, हैं दिल चोरी पढ़ लो बेटा, CPO 2023 में। तो कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स दैट लॉज इनकंसिस्टेंट विद पार्ट 3 बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और वॉइड, क्या है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स दैट लॉज, ओके ठीक है, मतलब कि कोई भी अगर लॉ बनता है जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध होता है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 13 बोलता है। 12 में स्टेट की डेफिनेशन है, 13 में जो भी लॉज बनाए गए हैं जो कि परमानेंट लॉज हैं, बाई लॉज हैं, ठीक है, ऑर्डिनेंसेज हैं, ये सब जो है, जल्दी जल्दी करवाओ क्वेश्चन बेटा, जल्दी जल्दी इतना भी नहीं करते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें जो है थोड़ा आराम आराम से की जाती हैं, नहीं जल्दी जल्दी में रिजल्ट्स मिलते नहीं हैं। हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स वर प्रोवाइडेड ओरिजिनली बाई द कॉन्स्टिट्यूशन, कितने राइट्स ओरिजिनली यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कितने थे, 7 थे, अभी कितने हैं, 6 हैं, ठीक है, हमें पता है। राइट टू इक्वलिटी 14 से 18, फ्रीडम 19 से 22, 23 से 24, 23 और 24 एक्सप्लॉयटेशन, 25 से लेकर 28 तक फ्रीडम ऑफ रिलीजन धार्मिक स्वतंत्रता, 29-30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद राइट टू इक्वलिटी, समानता के अधिकार से संबंधित है, तो कौन सा है, 14 से 18, ये क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, धार्मिक स्वतंत्रता है। 19 से 22 क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। 23-24 क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। नेगेटिव कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से लिया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट USA से लिया है। आर्टिकल नंबर 14 ऑप्शन नंबर डी। पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एनलिस्ट हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ फंडामेंटल राइट, कितने राइट दिए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट्स दैट अ स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी ओनली, क्या लिखा हुआ है, अगेंस्ट एनी ऑन ग्राउंड ओनली, ठीक है, ओनली वर्ड ध्यान से देखिए, मैंने आपको मतलब भी समझाया था इसका क्या, ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। 15, ठीक है। विच आर्टिकल, ऐसा तो कोई नहीं ना कि मतलब यहाँ पे सर ये कैसे हो गया, ऐसा तो आहा मोमेंट तो नहीं आ रहा ना तुम लोग साथ कि ये सर कैसे होगा, कैसे कर दिया आपने ये आर्टिकल 15, ऐसा तो कोई नहीं है ना, सब कर पा रहे होंगे क्योंकि अभी एकदम अच्छे से पढ़ के आ रहा है। अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस में होगा, 17 में। 20 क्या बात करता है, प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। 18 क्या है, टाइटल। 19 क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अज्यूम अ सिचुएशन वेयर ए हैज़ गॉन टू अ सिनेमा हॉल, ठीक है, सिनेमा हॉल जाता है, ठीक है, उनकी मेड बैठी होती हैं, वही CGL 2023 में 20 जुलाई को पूछा गया ये, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में ही। तो क्या आंसर होगा, मैंने आपको बताया भी था, ये तो टाइटल की बात करता है। अनटचेबिलिटी, बहुत लोग ये 17 मार रहे थे, अनटचेबिलिटी, अरे भाई छुआ थोड़ी ना तुम्हारी मेड ने तुमको, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 15, आपका बस ईगो हर्ट हुआ है। एबॉलिशन ऑफ टाइटल कम्स अंडर, तो जो उपाधियों का उन्मूलन है वो किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो ये आता है आपका राइट टू इक्वालिटी, बिकॉज टाइटल वाला 18 है और 14 से लेके 18 तक हमारा राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। 14 है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल अगेन आ गया, तो आंसर क्या होगा, 18 होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल गिव द राइट टू कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एनी कास्ट टू अप्लाई फॉर एनी ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब जल्दी से बताइए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वाला कौन सा आर्टिकल था। चलो, तो अगर हम बात करें तो आर्टिकल गिव्स द राइट टू कैंडिडेट, ठीक है, तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल नंबर 16 सब क्लॉज 2, ठीक है। अंडर विच आर्टिकल डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत रत्न और पद्मश्री अवार्ड देती है। 18 होगा, मैंने बताया था टाइटल जो है
अबॉलिश्ड है, लेकिन हेरिडेटरी वाले अबॉलिश्ड हैं। लेकिन अगर जैसे भारत रत्न किसको मिलता है, सचिन तेंदुलकर को मिल रखा है, ठीक है, भारत रत्न। तो क्यों मिला है? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा देश को रिप्रेजेंट किया है, इसलिए मिला है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज गारंटेड बाई आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार की गारंटी दी गई है? तो ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ऑप्शन नंबर बी। इक्वालिटी क्या, 14 से 18। कल्चरल एजुकेशन 29-30। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32, ठीक है। अगला है हमारा 18th, द फोर मोस्ट, 25 तक करेंगे, उसके आगे जितने भी होंगे वो आपका होमवर्क होगा, ठीक है। द फोर मोस्ट राइट अमंग द राइट टू फ्रीडम इज, यानी स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा है? राइट टू फ्रीडम, अगर, और ये भी सीजीएल 2023 क्वेश्चन, ये मत समझिएगा इसमें लिखा नहीं हुआ है तो वो नहीं है। सीजीएल सॉरी 23 नहीं 22 का है, 100% आई एम श्योर, ठीक है। सीजीएल 22 का क्वेश्चन है, फोर मोस्ट राइट। एंड राइट टू फ्रीडम की अगर हम बात करें 1900 लेके 22 तक है ना राइट टू फ्रीडम, इसमें से सबसे प्रमुख कौन सा है? 19 वाला है, 20 वाला है, 21 वाला है, 22 वाला है। सबसे आपको क्या लगता है सबसे प्रमुख कौन होगा इसमें से? 21 होगा। क्यों? क्योंकि 21 भारत का था राइट टू लाइफ। भाई लाइफ ही नहीं होगी तो फिर क्या है? राइट टू, अगर लाइफ ही नहीं है तो फिर बाकी के राइट क्या करेंगे जब लाइफ ही नहीं है तो, ठीक है। 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो भाई राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है, ठीक है, 25 से 28, 19 से 22, 14 से 18। राइट टू वोट नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज़ अ काइंड ऑफ, बोल सकते हैं ड्यूटी तरह का बोल सकते हैं, या फिर राइट टू वोट हम बोल सकते हैं एक तरह का लीगल राइट है, ठीक है, राइट टू वोट। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंडेड आर्टिकल 19 एंड इंसर्टेड provisions fully securing the constitutional validity of zamindari abolition law in general and certain specified state acts in particular? आर्टिकल नंबर 19 को अमेंड किया था। कौन सा था ये? जमींदारी, याद आ रहा है? कौन सा शेड्यूल? 9th शेड्यूल, जिसमें जमींदारी प्रोविजंस थे, फर्स्ट अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। आंसर होगा फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ 1951। और फिर हमने इसमें भी देखा था कि इसमें अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट ने ये बोला था कि इसमें कुछ भी हम डाल देंगे, हम या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, तो वो बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू होगा। तो उसके बाद IR कोहेलो केस में क्या बोला था? IR कोहेलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं है, इसके पहले जो आप डाल दिए सो डाल दिए, अब इसके बाद जो भी डालेंगे उसमें जुडिशियरी रिव्यू कर सकती है। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस? सी से कन्विक्शन, सी से आर्टिकल नंबर 20, ऑप्शन नंबर सी, खत्म। 21 राइट टू लाइफ, 19 बार बार वही चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। 22 KA नजीब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस डील्स विद द वॉल्यूशन ऑफ राइट्स अंडर व्हाट? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन सीजीएल 2023 पूछा था और ये करंट अफेयर से रिलेटेड था। ये 2021 का ऐसा कुछ था। नजीब भाई ने क्या किया था, एक प्रोफेसर थे, उन्होंने एक क्वेश्चन साउथ इंडिया के, उन्होंने क्वेश्चन एक ऐसा पूछ लिया कॉलेज एग्जाम में, मुस्लिम कम्युनिटी को वो हर्ट हो गया, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था। और ये नजीब ने क्या किया, निकला वो बड़ा सा चाकू लेके और उनका हाथ काट दिया, समझ रहे हैं आप। तो इसको जो है बंद कर दिया जेल में और काफ़ी टाइम से ये बंद रहा। तो इसने आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए जो है बेल ले ली कि भाई जो है उसको प्रताड़ना, मतलब उसको खिलाफ, इसमें ये होता है राइट टू स्पीडी ट्रायल। आर्टिकल 21 मैंने बताया बहुत वाइड होता है, ठीक है, बहुत वाइड होता है। तो फिजिक्स यार हो जाएगी हिमांशु, का है मतलब पॉलिटी ख़त्म हो जाने दो भाई, इसके बाद फिजिक्स ही करवाएंगे। ऐसा लग रहा है कि तुम फिजिसिस्ट ही बन जाओगे, HC वर्मा को सीधे जाके चैलेंज मारोगे तुम लोग। पीछे पड़ गए, मतलब जो नंबर मैं देता हूँ ना, जो ये क्वेरी वेरी देखते हैं, मतलब वो कहते हैं भाई फिजिक्स करवा दो भाई, हमारा दिमाग ख़राब किए रहते हैं वो लोग स्टूडेंट तुम्हारे, कि मतलब फिजिक्स क्यों नहीं हो रही, फिजिक्स क्यों नहीं हो रही, करवा दो फिजिक्स ठीक है, तुम करवा दूंगा भाई, तुमसे मैं हाथ जोड़ता हूँ, बस थोड़ा रुक जाओ, पॉलिटी करवा देने दो, ठीक है। तो नजीब ने जो है आर्टिकल 21 का हवाला दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 23, अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द राइट टू लाइवलीहुड एज पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ वॉज रिटेन ड्यू टू विच केस? तो कौन सा केस था? मैंने आपको केस भी बताया था, 21 को अबॉलिश नहीं किया जा सकता। बिल्कुल किया जा सकता है, परमानेंट नहीं होते हैं, लेकिन हमारा जुडिशरी भी बैठा हुआ है फिर, है ना। सर लव मैरिज इसमें शादी अंजुम बताते हैं, अभी रुक जाओ, सबकी ख्वाहिशें पूरी करी जाएंगी। ट्रेविस बीट द हीट, सर आई लोबे यू। अच्छा बेटा, जिस दिन तुमने वो पारी खेली थी ना फाइनल्स में, उसी दिन से तुम्हारे ऊपर चिढ़ आ गई हमको, तुम बोलो आई लोबे यू, तुम मिल जाओ ना इसे, किसी दिन तुमको सूद देंगे पकड़ के तुमको आर्टिकल 21 शंकरी प्रसाद केस ना, ये हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है, ये नहीं। अब 21 पार्ट ऑफ रिटेन ड्यू टू विच केस? तो इसका सही आंसर होगा आपका मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक है। लेकिन अगर ये रिसेंट में करंट अफेयर से रिलेटेड होगा तो इसका आंसर ये भी हो सकता है ओल्गा टेलिस वाला भी, ठीक है।
अगर ये करंट से रिलेटेड होके पूछा गया, बिकॉज ये रिसेंट का केस है और ये आर्टिकल 21 से रिलेटेड था, ठीक है। 24th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इस्टेब्लिशेज द प्रोविजन ऑफ द राइट टू एजुकेशन। तो क्या होगा राइट टू एजुकेशन? ये है आपका प्रोटेस्ट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये आपका राइट टू एजुकेशन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज है 23 आपका क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, यानी कि फोर्स लेबर नहीं करवाया जा सकता, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज दिस, इसके बाद जो भी होंगे वो आप खुद से करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम बीइंग पनिश्ड मोर देन वंस, एक से ज़्यादा बार, इसको क्या बोलते हैं? नो डबल जियोपार्डी। किसमें बताए थे? 3 चीज़ें आपको, नो एक्सपोज फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आर्टिकल नंबर 20 में बताए थे आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा यहाँ पे। और अब कितने क्वेश्चन हैं? ये हैं क्वेश्चन 25 से लेके कितने हैं, 50 तक हैं क्या? हाँ, आधे क्वेश्चन हुए अभी कोई नहीं, ये सब आप कर लोगे आराम से, ठीक है। अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट, ये कौन सा रेट बताता है? जरा बता दो जल्दी से। सर ब्रेकअप को कैसे डील करें? बेटा फेविक्विक लेके आओ और जोड़ दो जो ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? अरेस्टेड पर्सन मतलब टू हैव द बॉडी ऑफ, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मैंडमस क्या है? मैंडमस का आप खुद से रिकॉल करो अपने दिमाग में कि मैंडमस का एक्चुअली मतलब क्या है, खुद से आपको दिमाग में चीज़ें चलनी चाहिए। वी कमांड सर्शरी टू बी सर्टिफाइड ऑफ क्योवरेंटो बाई वॉट अथॉरिटी ऑफ, ठीक है। और एबियस कॉर्पस को लिमिट किया गया था इन दी रॉलेट एक्ट ऑफ 1919। और कोई अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ये कर लो। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कितना आसान सा क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किस में दी हुई है? 32, ठीक है। तो अभी खुद से करने के आप योग्य हैं और आपकी योग्यता को मद्देनज़र रखते हुए सेशन को भी यहाँ पे किया जाता है। एंड ये PDF तो आपको मिल ही जाती है प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी अब जो लोग इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं, एक अच्छी सी रील का आनंद लेंगे जो कि अभी बस 5 मिनट के अंदर अपलोड शायद हो जाएगी, ठीक है। और उससे आज ये प्रूव किया जाएगा कि पाकिस्तान का एक नहीं, पाकिस्तान के 2 बाप हैं वो आज जो है उस रील के थ्रू प्रूव किया जाएगा। खैर, तो यहाँ पे लेक्चर ख़त्म होता है, मिलते हैं मंडे को, ठीक है। मिलते हैं मंडे को विद दी DPSP और FD यानी फंडामेंटल ड्यूटी करेंगे। अगले वीक तक हमारी पॉलिटी मोस्ट प्रॉब्ली ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए, धन्यवाद सभी को। फिर से समझा दीजिए 5 रेट को, तो फिर से आप वीडियो को पीछे कर लीजिए और देख लीजिए फिर से, यही तो फ़ायदा है ऑनलाइन का, ठीक है। कोई एक चीज़ ना आई हो तो मैं रिपीट कर सकता हूँ, फिर से कर दीजिए। यहाँ वंस मोर थोड़ी ना चल रहा है, तो मतलब पीछे कर लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ठीक है समझ में आ ही जाएगा पहली बार में, तो पीछे कर लो और देख लो, ठीक है, सिंपल। या फिर कोई पर्टिकुलर पॉइंट होना समझ में आया तो आप बता दो। नहीं, चाइना नहीं। अब आप ये बोल रहे हैं पाकिस्तान के 2 बार चाइना, नहीं नहीं नहीं, चाइना नहीं है, चाइना इज़ द रॉन्ग आंसर। और जिसको भी मैंने पिछले वीडियोस में नंबर दिए, जिसको भी जो दिक्कत होती है पूछ सकता है। परमार अकेडमी ऐप से कोर्सेज सेक्शन में अगर आपको कोर्स वगैरह में एनरोल करना हो तो आप ले सकते हो, ठीक है, कोर्स वगैरह। वो सर रूल ऑफ लॉ समझा दीजिए। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि सारे जो लॉ होते हैं, सारे नियम होते हैं, ये सभी को, ऑल लॉ अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एंड नो वन इज़ अबव द लॉ। बताया तो था मैंने आपको, वो जो ब्रिटेन वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं, कानून के सामने सब कोई समान है, ठीक है। सर बेरूबारी केस, क्या बेरूबारी केस वंशिका? बेरूबारी केस हम लोग देख चुके हैं ना, जहाँ पे बेरूबारी केस में ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस इट कैन नॉट बी अमेंडेड। लेकिन फिर KBC केस में उस चीज़ को रिवर्स कर दिया था, हमने पढ़ा था, ठीक है। और बेरूबारी हमने ये भी देखा था कि अगर इंडिया की टेरिटरी सीड करनी है, दूसरे देश को देनी है, तो आर्टिकल नंबर 368 के तहत अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। लेना है तो नहीं करना पड़ेगा, आर्टिकल नंबर 2 के तहत आप ले सकते हो, ठीक है। आई मैं फिर दूसरा अपना अगेन रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर आप गेस कर ही नहीं सकते हो, जबकि वो पॉलिटी से रिलेटेड है, जो कल पढ़ा था उसी से रिलेटेड है। खैर अभी आपको पता चल जाएगा। धन्यवाद सभी को, मिलते हैं मंडे को, थैंक यू।